Welcome to Carmen Coeducation, strive to excellence. तो ये तीन डेटों के नामों से जानते हो, जरा वो बताओ। क्या? रिपब्लिक डे। तो ये हो गया आपका इंडिपेंडेंस डे, यानी कि स्वतंत्रता दिवस। और ये आपका क्या हो गया? कॉन्स्टिट्यूशन डे, यानी कि आपका संविधान दिवस। और ये क्या हो गया? गणतंत्र दिवस, यानी कि रिपब्लिक डे। इन नामों से आप इन्हें जानते हो, ठीक है। लेकिन अब बात ये है कि नाम जो है वो पढ़े कैसे, आए कैसे, अब मुझे समझना, ठीक, कि नाम कैसे पढ़े, कैसे चीजें आई, कैसे बनी, आजाद हुए तो इसी तारीख को क्यों हुए, ये बैकग्राउंड जरा समझना पड़ेगा। और इस बैकग्राउंड को समझने से पहले कुछ चीज समझाता हूँ, क्योंकि उन शब्दों का इस्तेमाल काफी अर्थ में होने वाला है। एक शब्द है कॉलोनी। कॉलोनी क्या समझते हैं? कॉलोनी शब्द से उपनिवेश जिसे कहते हैं, उपनिवेश का मतलब समझते हो? तो बताओ कॉलोनी शब्द क्या है? देखो उपनिवेश शब्द को बेसिकली ऐसे करते हैं, जो किसी के कंट्रोल में, किसी के अधीन हो, किसी के आधिपत्य में। अब कंट्रोल में होना, अधीन होना कैसे हो सकता है? कोई किसी कंट्रोल में कैसे होगा? बिल्कुल सही भाई, हम ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इंडिया जो कॉलोनी है, इंडिया जो कॉलोनी है, ये किसके कंट्रोल में थी? ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थी, ठीक। और कब तक थी? इसी डेट तक थी ना। इसके बाद तो इसे कहते हैं एक प्रकार से कॉलोनी को डिपेंडेंसी भी। कहीं शब्द आए डिपेंडेंसी या कॉलोनी, अभी जो लिखते चलना साथ साथ। ये जो बात आपको खास लगती है, पहली बार सुनना पर नोट डाउन करना, वरना फिर पीछे रह जाओगे, दिक्कत होगी। तो कॉलोनी शब्द को हम किससे, यानी कि उपनिवेश भी बोलते हैं इसको। दूसरा नाम क्या होता है इसका? डिपेंडेंसी। हिंदी में इसको उपनिवेश भी बोलते हैं, डिपेंडेंसी। इसका मतलब अगर लिखना चाहो तो जो किसी के अधीन हो या कंट्रोल में हो। एक शब्द आता है प्रोटेक्टोरेट। प्रोटेक्टोरेट, अब ये प्रोटेक्टोरेट क्या है? संरक्षित राज्य, या क्या है? संरक्षित राज्य। और संरक्षित राज्य की जब बात करते हैं तो राज्य कैसे काम करता है, इसको एक और शब्द में कन्वर्ट करते हैं, सुजर्निटी। SUZERNANETY, सुजर्निटी। सुजर्निटी का मतलब होता है अधिपत्य। अभी अधिपत्य कैसा होता है ये समझो। देखो मान लो एक स्टेट है S1 और एक स्टेट है S2। स्टेट कह सकते हो इन्हें, या फिर कोई अलग देश कह सकते हो। जैसे इंडिया जो है, इंडिया के पड़ोसी देश कौन कौन से? मान लो इधर ये बांग्लादेश हो गया, चाइना, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका। ये सब वो देश है जो इंडिया के पड़ोसी में है, ठीक है। और इनमें अगर चाइना को हटा दे तो बाकी देश तो छोटे हो सकता है, शायद ताकत में हमसे कमजोर भी हो, ठीक। तो मान लो कल को नेपाल हमसे बोले कि भाई ऐसा है, हम अपने डिफेंस सिस्टम पे ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहते और हम चाहते हैं कि आपका डिफेंस सिस्टम हमें मिल जाए, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? ये है नेपाल है, वो हमारे अधीन आ गया, कंट्रोल में नहीं आया, अधीन आया। अधिपत्य मतलब कि हमने उसको सुरक्षा प्रदान की, तो वो हमारे संरक्षण आ गया, शरण में आ गया हमारे। तो अब यहाँ पे क्या
हुआ जब भी अब मान लो चाइना कल को अटैक कर दे नेपाल के ऊपर, तो हम क्या करेंगे? हम जाकर के चाइना से लड़ाई लड़ेंगे नेपाल के लिए, क्योंकि नेपाल ने हमसे कहा है कि हमें प्रोटेक्ट करो। समझे प्रोटेक्टोरेट का मतलब? और ऐसे ऑलरेडी एक राज्य रहा है 1975 तक, उसका नाम है सिक्किम। सिक्किम 1975 तक इंडिया का संरक्षित रहा था, प्रोटेक्टोरेट रहा था। तो हमारा जो डिफेंस सिस्टम था और हमारा जो एक्सटर्नल अफेयर्स यानी विदेश मंत्रालय था, सिक्किम इस्तेमाल करता। और इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है कि जो भी प्रोटेक्टरेट बनता है किसी दूसरे देश का, ये हो सकता है कि स्टेट वन इसका प्रोटेक्टरेट बन जाए या ये इसका प्रोटेक्टरेट बन जाए, ये संभव है। तो जो बनेगा जिसका प्रोटेक्टरेट, वो उसका कोई भी सिस्टम इस्तेमाल करेगा, लेकिन परमिशन के साथ। चाहे तो सिक्किम ये कह सकता हूं कि भाई आप जो इंडिया बजट बनाएंगे उस बजट का हिस्सा ना बन जाओ, आप मुझे बजट करिए। जिसे इसका इस्तेमाल करेगा डिफेंस सर्विस का, तो सिक्किम कुछ इंडिया को देगा, ऐसे इस्तेमाल करेगा। आपने भी प्रोटेक्शन ले ली, उसने हमारी प्रोटेक्शन दे दी, ठीक है। अब हमारी मर्जी हमसे डील कर रहा है, हम क्या बड़े भाई की तरह सख्ती करते हैं? जरूर ठीक है। इसीलिए तो इसे अपने पालन डालना आसान था हमारे लिए। इंदिरा गांधी ने फट से उनके में पब्लिक को खुश करने के लिए डाल दिए उसने पहले, ठीक है। हाँ देखो तो बस सुनने में समझता हूँ। देखो, मान लो आप हो, अब आपको अगर किसी डर लगता है तो आप क्या करोगे कि किसी के संरक्षण कर जाओगे, जो आपसे अधिक बलवान है, जो अधिक बलवान है, आप उसकी प्रोटेक्शन में चले जाओगे। अब वो आपको प्रोटेक्ट करेगा। और जैसे आपको किसी से लड़ाई होगी, झगड़ा हो गया, तो आप क्या करोगे? तो तुरंत फोन करोगे उसे, अरे भैया आ जाना, आए वही है। और वो भी कहेगा हाँ बाहर रुक जा, मैंने वचन दिया कि मैं तुझे प्रोटेक्ट करूंगा, ठीक है। अब चाहे वो पैसे में वचन दिया हो, चाहे वो पैसे के बदले हो या दोस्ती के बदले हो, अलग बात है। अमेरिका में जगह है तो ऐसा एयरजेट वगैरह को हम लैंड कर दिए, ऐसे कुछ था कि आप हम आपको सिक्योर भी करेंगे और हम लैंड अब वो कर लेते हैं, बहुत सारे देश ऐसा कर लेते हैं, आज भी होती है। जैसे जापान है, जापान क्या करता है, जापान की अपनी आर्मी नहीं होती, तो जापान अमेरिका की आर्मी का इस्तेमाल करता है। सर उसकी खुद की आर्मी नहीं, अपनी गारंटी जापान ने अमेरिका ने दे रखी है कि आप अपनी आर्मी मत लो, आप अपनी आर्मी पैसे मत खर्च करो, अमेरिका की आर्मी आपको मिलेगी। तो इन दोनों की छुट्टी होती है। और इसलिए अगर आपके पास जापान में आप जाओगे और आपके पास अमेरिका कोई आईडी कार्ड नहीं है, आप बस दिखाओगे, कहेगा हाँ अमेरिका में जाओ, कोई वीजा की जरूरत नहीं है जापान जाने के लिए। तो ये चलता है सर। ऐसा तो भारत में भी हो सकता है हाँ, आराम से होता है। कि अगर मान लो कोई तो श्रीलंका है, वो कहते भारत कह दे श्रीलंका से भी तू अपनी आर्मी मत दे, हमारी जो दे तो रखी है हमने, सिक्किम को नहीं दे रखी थी 1975 तक दे रखी थी। उसके बाद में इसको हटाया गया, तो जब सिक्किम ही अपना हिस्सा बन गया तो अपने हिस्से को कौन प्रोटेक्शन है? अपने तो है ही, तो प्रोटेक्ट करने का तो नेचुरल है, ये होता है। अभी जैसे नेपाल है, अभी जो कोई नेपाल जाने का इच्छुक हो तो जाना, कोई वीजा तो नहीं देना आपको, आप आराम से नेपाल जाओगे, नेपाल ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पर अभी जब मैं पढ़ाऊंगा आपको सिटीजनशिप वाले जो मुद्दा वो पढ़ाऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। उससे अलग लगेगा। यही समझ में आया कि प्रोटेक्टोरेट क्या होता है? 1975 तक सिक्किम ने प्रोटेक्ट किया था इंडिया को। अरे बाबा, सिक्किम कैसे प्रोटेक्ट करेगा इंडिया को? इंडिया ने नहीं को प्रोटेक्ट क्या सुन रहा है क्या बोल रहा है? मुझे कैसे कर सके, मैं तुझे कर सकता हूं ना। बोला बताया बोला फिटनेस सारी करे सारी डिफेंस में होता है या हर फील्ड में आप चाहो तो विदेश मंत्रालय में ले सकते हो, इसमें भी कर सकते हो, जैसी आपकी इच्छा। आपको लगता है कि आप बजट में अच्छे हैं तो बजट में कर लो प्रोटेक्ट, जिस मर्जी सिस्टम में रखो। ये डिपेंड करता है दोनों सरकारों ने मिलकर कैसे एग्रीमेंट किए। इसके बाद एक शब्द आएगा आपको जो आगे देखेंगे, उसको बोलते हैं डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन शब्द बहुत सुना होगा हिस्ट्री में, हिंदी में इसको डोमिनियन ही बोलेंगे, ठीक है। इसका मतलब होता है जैसे सेम वही लिख सकते हैं, S1 है और S2 है, डोमिनेट करना, यानी कि जो कोई भी व्यक्ति है, कोई भी देश है, वो कहने को पूरी तरह आजाद है, और आजाद रहते हुए वो पूरी तरह रिपब्लिक रहते हुए आजाद रहते हुए, उसका अपना संविधान है, अपने सारे नियम कानून सब कुछ है,
अपनी पुलिस, अपनी आर्मी, हर चीज अपनी है, सरकार अपनी है, लेकिन फिर भी उसका हेड ऑफ स्टेट जो है वो किसी दूसरी कंट्री का हेड ऑफ स्टेट उसका होता है, उसके अधीन काम करेगा। जैसे हमारे देश में प्रेसिडेंट है और ब्रिटेन में क्या चलता है, क्राउन चलता है, तो वहां का क्राउन हमारे ऊपर राज तो कर नहीं सकता, लेकिन ब्रिटेन का जो क्राउन है वो ऑस्ट्रेलिया ऊपर राज करता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया आज भी ब्रिटेन के डोमिनियन स्टेटस में है। आपने कल टीचर से क्वेश्चन पूछा था, इसी का जवाब है कि ऑस्ट्रेलिया ही एक ऐसा देश है अभी तक, या और बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं जो डोमिनियन स्टेटस में चल रहे हैं। अब ऑस्ट्रेलिया आप जानते होंगे, ऑस्ट्रेलिया आप जाओगे तो वीजा, पासपोर्ट, सब चीज रिक्वायरमेंट तो पड़ेगी, जब चीजें करोगे ना वाली, तो उसके बाद में आपको क्या मिलेगा, डोमिनियन स्टेटस देखने को मिलेगा, क्योंकि आज यहाँ पर राजा रानी का वर्चस्व है बना, यानी कि नाम मात्र के लिए इंडिपेंडेंट है, समझ रहे इसको, नाम मात्र के लिए इंडिपेंडेंट है, कंप्लीटली नहीं। एक अगला टर्म होता है, इसको बोलता है सॉवरेन स्टेट। सॉवरेन स्टेट, अभी सॉवरेन स्टेट क्या, उसको बोलते हैं हिंदी में संप्रभु राज्य। संप्रभु राज्य जो फुल्ली इंडिपेंडेंट, जिसके ऊपर किसी की अधीनता नहीं चलती, जैसे कि हमारा इंडिया। अब यहाँ पे कोई नियम कानून बना है और कोई और देश, कोई पावरफुल देश ये बोले कि ना ये नियम कानून है, इंडिया में मत बनाओ, ठीक है, और हम किसी की मान लें, ऐसा हो सकता है, मान लें, हम तो ना माने। यहाँ हमारी सरकार, हमारे जो यहाँ के लोग उन्हीं की नहीं मानती, तो बाहर वाले क्या मानेंगे, हाँ, तो फिर इसे क्या कहते हैं हम, सॉवरेन, कि हम अपने आप संप्रभु। जैसे अभी आप लोग संप्रभु हो, क्योंकि आपके घर वाले बोलेंगे ऐसा कर लो है, दिमाग खराब तो पता ही क्या है, देखे क्या है, आप घर वालों को ऐसा कहते हो, क्योंकि अभी आप लोगों को लगता है कि आप सब कुछ जगह सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जहाँ आपकी एज निकलेगी, 30+ जाओगे, 35+ जाओगे, और घुटनों में दर्द हो जाएगा, आपके 40 के आसपास जाते जाते, तो आपको एक एहसास होगा कि नहीं सही थे सब घर वाले सही कहते थे। अभी तो आप खन्ने खा बने रहते हो, ठीक है, कोई किसी को नहीं लड़ने मारने चल देता है, कोई भी कहीं भी निकल लेता है, ठीक है, कोई किसी से लड़ने से नहीं डरता, क्योंकि अभी आपकी वो है गरम खून, गरम जोश, वो सब चीजें भी आपके अंदर हैं। जैसे ही स्थिति खत्म होगी तब आप कंप्लीटली सॉवरेन हो जाओगे। लेकिन इतने सब के बाद मैं आपको कंप्लीटली सॉवरेन क्यों नहीं कह रहा, इसलिए नहीं कह रहा आपको कि कहीं ना कहीं जब पप्पा का हैपेट पड़ेगा तो बूढ़ा हुआ इंसान अपना जमीन पाता है, तो आगे ना कंट्रोल पप्पा का, ये मम्मी की झाड़ू चप्पल जो मिल जाए मेरे सुधारने के लिए कुछ भी लागू किया जा सकता है, ठीक है। चलो यहाँ तक ये चारों सेट समझ में आए, अगर समझ में आ गए तो हम इससे आगे बढ़ते हैं, कहानी इससे आगे शुरू होगी। चलो क्लियर हो बोर्ड, नहीं लास्ट वाला सुना संप्रभु राज्य। देखो संप्रभु क्या है, जो व्यक्ति अपने आप में संप्रभु है, यानी कि आप खुद के प्रभु बनो। इंडिया है, अभी इंडिया ने कानून बना दिया आर्मी वाला, ठीक है, और पब्लिक प्रोटेस्ट कर रही है, ट्रेनें भूख दी, जो भी चीज चल रही है, अब हमारे जो देश के लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कोई बाहर का व्यक्ति या कोई बाहर की सरकार, जैसे लाइक इंग्लैंड वाले बोले यार हमने तुम्हें इसलिए आजादी दी थी और दिमाग खराब हो रहा है, कुछ भी नियम कानून बना जा रहे थे, और बोल रहे हैं चलो कैंसिल करो इसको फटाफट, हम बोले हम हमारी सरकार है, हमारा देश है, हम जानते हैं हमारा देश कैसे रहा, तो हम अपने लिए संप्रभु हैं, हमारे पर किसी और की नहीं चलती। हमारा देश जो इंडिया है इसके ऊपर किसी और की चल सकती था, हमारी चलेगी ना केवल, या हमारी सरकार में चलेगी, सरकार के ऊपर किसकी चलेगी, नहीं हेलो, सरकार के ऊपर किसकी पावर चलती है, पब्लिक की, क्योंकि पब्लिक की वजह से गवर्नमेंट है भाई, कल को सरकार है, पब्लिक ने गिरा दी सरकार, कहता नहीं रख रहे सरकार को, तो गिर गई ना। अगर पब्लिक की ना चलती सरकार के ऊपर तो मोदी तीनों कानून वापस लेते, फिर
और पब्लिक के ऊपर किसकी चलती है? संविधान की। अरे सरकार की। दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है। भाई सरकार जो है वो पब्लिक के लिए कानून बना रही है, लेकिन कल को सरकार खुद को सुप्रीम ना मान ले, तानाशाह ना मान ले, तो इसलिए ये पावर पब्लिक के हाथ में दी कि जाओ सरकार गिरा दो। तो पब्लिक खुद को तानाशाह न मानने इसलिए सरकार। ठीक है, और ये दोनों ही खुद को सर्वोच्च ना मान ले, इसीलिए इन दोनों का कंट्रोल कौन करता है? संविधान। क्योंकि सरकार हो या पब्लिक हो, संविधान के दायरे में बाहर नहीं रखता कोई भी देश में। ठीक है, और जो पब्लिक है, पब्लिक को पावर कहां से मिलती है काम करने की? संविधान से। और संविधान को पावर कहां से मिलती है? पब्लिक से। हर चीज का रिवर्स है, इसमें भी दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट। ठीक है, और जब संविधान की व्यवस्था बिगड़ने का समय आ जाए, पब्लिक व्यवस्था बिगाड़ दे, सरकारें व्यवस्था बिगाड़ दें, तब इन तीनों को हैंडल कौन करता है? कोर्ट। कोर्ट की सुनता कौन है? जब कोर्ट अपने पास है उसको सुना देती है ना सुनता। ना, वो तो बदतमीजी कहते हैं। और फिर तो सरकार का हेड कोर्ट। वो तो बदतमीजी हो गई ना। कोर्ट की सुनी थी ना, व्यवस्था तो बन गई, कोर्ट ने कहा ये करना तो करना है, लेकिन वो बदतमीजी हो गई ना। वो कहते हैं कि जब जलालत में इंसान आ जाता है, अब एक तू कहता है बच्चे का बाप है, उन्होंने बोला कि बेटा ऐसा कर ले, नहीं मान रहा, गाली दे दी, लड़ लिए, मार लिए, पीट लिए, बच्चा कह रहा मानूं ना सर मैं, चाहे बाप दिया आपको अपना। सर एक क्वेश्चन। हाँ ये जो अग्निपथ योजना लॉन्च हुई थी, कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं इसके? ठीक है, दिक्कत है, कोर्ट में भी हो सकती है, 20 तारीख को याद हो रहे हैं। कोई समस्या नहीं। हाथ कौन कर इसमें? सपोर्ट चलो आप समझ आ गए सॉवरेन का मतलब क्या है? पूरा हैं? कुछ बंद नहीं हो, पढ़ाई करो। सर सरकार की वजह से मेरे 14,000 रुपए और 6 महीने की मेहनत जा चुकी है। 200,000 रुपए जहाँ देना, देखते नहीं हैं कितने लगाते हैं। एयरपोर्ट का पेपर का रिजल्ट कल कैंसिल हुआ है। चलो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 1947 से 1932, इससे वो समझ लो, ये समझने के बहुत जरूरी है। और इसमें सबसे पहले बात करेंगे, देखो 15 अगस्त 1947 और 15 अगस्त 1947 यानी कि 14 अगस्त वाली बात, जो कभी कभी पाकिस्तान को लोग बोलते हैं पाकिस्तान पहले आजाद हो गया, इंडियन नहीं होगा, इसी दिन वो बात है। एक जो इम्पोर्टेंट बात है जिसकी हम कल भी चर्चा हुई थी, इंडिया सर कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये लिखा हुआ है ना, इंडिया इज भारत। मैं समझाता हूँ क्या लिखा, क्यों लिखा, सब समझाऊंगा। किताबी दुनिया इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, और इसके बाद हम बात करेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान निर्माण। हाँ, और मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में जो खास दिन है वही नवंबर 1946 की बात करनी है कि नवंबर 1946 में क्या हुआ, और एक जो बात करनी है हमें वो है दिसंबर 1946, और एक बात करें नवंबर 19, बल्कि डेट ही है 26 नवंबर 1949। सर ये वो तो नहीं है 3 वाचन हुए थे, फर्स्ट वाचन, सेकंड वाचन, थर्ड वाचन, बीच भी आते हैं। और एक जो लाइन पॉइंट है कहते हैं इसको बोर्ड लेकर तुम लिख लियो सर हाँ वाला पॉइंट समझाना क्या ये वाला अभी सारा समझाऊंगा, मतलब मैं कल से शुरुआत करूँ, टेंशन ना लेना। हाँ तो मैं क्या था
जो डेट बेसिकली 26 नवंबर में हम बात कर रहे हैं, अगर हम ईयर में ना जाए तो 26 नवंबर 2 चीजों के लिए बड़ी खास है हमारे लिए। एक अच्छाई के लिए, बुराई के लिए। 26 नवंबर को ही हमारा संविधान लागू हुआ, ये बनकर तैयार हुआ, हम ये मानते हैं, इसे हम अडॉप्शन कहते हैं। और 26 नवंबर को ही मुंबई के जो ताज होटल है उस पे हमला हुआ, याद है 26/11, तो 2 दिनों के लिए खास है। तो अब चलो हम बात करना चाहेंगे, समझते हैं पहले इस वाले हिस्से को कि बिफोर का मतलब क्या है। यानी कि कुछ लोग जानते हैं, मानते हैं कि पाकिस्तान आजाद हुआ, ठीक है, और जो लोग ऐसा मानते हैं कि पाकिस्तान जो आजाद हुआ वो समय से पहले, यानी कि इंडिया से पहले आजाद हुआ, तो ऐसा कैसे हो गया, क्या संभव रहा? और देखो है, हाँ वही बता रहा हूँ। और खेल कैसे हुआ कि हमारे जो बड़े महानुभाव व्यक्ति थे, जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सारे लोग थे, वो सबके सब बड़े आराम से रेडी होकर के बैठे थे कि किसी जिन्ना को कटा, जिन्ना को बना, जिन्ना, अच्छा, और ये चाह रहे थे कि किसी तरीके से जिन्ना बात तय हो जाए कि भारत आजाद हो जाए पहले, संविधान बन जाए भारत का पहले, और उसके बाद पाकिस्तान को फैसले में ले जाए कि उसे अलग करना है नहीं करना, ठीक है। लेकिन जिन्ना को अनपढ़ आदमी था नहीं, बहुत पढ़ा लिखा था, और केवल एक अम्बेडकर ही ऐसे थे जिन्ना को रोक सकते, रोक सके मतलब इन सेंस कि अम्बेडकर जिन्ना से ज्यादा एजुकेटेड थे इस मामले में। लेकिन इस बात से फर्क नहीं पड़ता, जिन्ना पढ़ा लिखा था मुद्दा है। तो जिन्ना एक बात समझ चुके थे, क्योंकि ये बात चल रही है 1947 में, और हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी वो कब बनी, फर्स्ट मीटिंग कब हुई कॉन्स्टिट्यूएंट 9 दिसंबर 1946, कौन सी डेट? 9 दिसंबर 9 दिसंबर 1946, 1946 को। अब जब 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग हुई, तो उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हो गया। शुरू होने के बाद में जिन्ना ने एक बात देखी, ऑब्जर्व की कि हमने जो शब्द का इस्तेमाल किया है वो क्या किया, हमने किया यूनियन ऑफ इंडिया। और वहां असेंबली में बहस हुई कि आप यूनियन शब्द की जगह पर यूनाइटेड शब्द का इस्तेमाल क्यों नहीं करते, ठीक है, ये बहस हुई। क्योंकि यूनाइटेड का मतलब होता है कि आप जब चाहे, यानी इसका मतलब है संयुक्त, जब चाहे एक साथ रहो, जब चाहे अलग। इसका मतलब होता है संघ, मर्ददम तक एक साथ रहना पड़ेगा, आप अलग नहीं। अब एक बात सोचो कि अगर यूनियन ऑफ इंडिया एक टर्म जो हमारे पास है, संविधान बन जाता, संविधान लागू हो जाता, और संविधान लागू होने के बाद संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, तो जिन्ना के लिए अमेंडमेंट कर देते, तो फिर कैसे वो पाकिस्तान को अलग करता है, समझ रहे हो? यानी अगर पाकिस्तान को तब अलग करना था तो क्या होता, सबसे पहले तो असेंबली के इलेक्शन होते, असेंबली इन द सेंस उस टाइम का जो पार्लियामेंट, पहले लोकसभा राज्यसभा एक क्या हुआ करता था, तो पहले लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, फिर राज्यसभा बनती है उसके इलेक्शन होते हैं, फिर प्रेसिडेंट के इलेक्शन होने थे, फिर उसके बाद एक बिल आता, वो पास होता, और अगर जिन्ना को पाकिस्तान को अलग करने का बिल लाना होता तो जिन्ना को खुद इलेक्शन लड़ के जीत करके पार्लियामेंट का हिस्सा बनना होता। अगर वो इलेक्शन ना भी जीतते तो राज्यसभा से मेंबर बनना होता, और ना जिस तरह से चल रहे थे उस तरह से राज्यसभा से भी आना मुश्किल था और लोकसभा से जीतना भी मुश्किल हो जाता। ठीक, चलो हो भी जाता तो क्या वो बिल पास करवा लेते इंडियन पार्लियामेंट में वाला कि भारत को तोड़ दो, पहली बार में पहले बिल आ जाता, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साइन भी ना करे उसमें, ये सारा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता। और क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता तो आधे से ज्यादा राज्यों की सहमति भी चाहिए होती, यानी कि राज्य की विधानसभा को इलेक्शन भी होते तो इतना लंबा समय वेट करना पड़ता। और जिन्ना ही थोड़ा बुजुर्ग आदमी थे, 50 में तो वो एक्सपायर हो गए थे, एक क्वेश्चन था 50 साल की 50 मैं बाय वन पूछा गया था मेरे से, वो वीटो पावर जब प्रेसिडेंट कर लेता है तो उसको रिमाइंडर भेज सकते हैं दोबारा? हां, रिमाइंडर कितने भी दे, हम उससे मना कर रहा था कि रिमाइंडर नहीं भेज सकते, कौन कहता है? बाय वन लेने वाला था। तो एक बात बताओ, वीटो पावर है, प्रेसिडेंट अपने जेब में रख लिया बिल
और कई बार मान लो 10 बिल में एक बिल प्रेजेंट भूल ही गया, उसे बोलेंगे सभी मेरे बिल पे आओ तो देखो उसे उठा कर क्या है, कितने बार रिमाइंडर दे दो, रिमाइंडर दे दो, भेजो तो मना थोड़ी है, ऐसा गाने खराब हो जाएगा मतलब। हाँ भाई, तो ये हो गया, ये समझ में आया इसका। तो इसीलिए क्या किया, जिन्ना जी अड़ गए कि ना आजाद पहली संविधान वाले बने बनता है। तो जैसे इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट बना वैसे ही बना पाकिस्तान इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, और जब वो बन गया तो उसी में 14 तारीख को रात को साइन हुआ उस पे, जब पाकिस्तान आजाद हुआ और अपने लोग फिर ठीक है 12 बजे रात को चल साइन, क्या पता बंदा तबियत खराब हो जाए, तो मर जाए, तो ये हो रहा है, तो इंडिया को लग गया। तो अगले ही रात को एंड जैसे ही 15 तारीख का समय लगा 12 बजे तुरंत उसके साइन करवा दिया। अच्छा अगर सर ऐसा नहीं होता तो फिर अपने 15 अगस्त को कर नहीं पाते ऐसे इंडिपेंडेंस? ना ना ना, अभी समझाऊंगा, अभी इसमें एक चीज समझ नहीं था, अभी मैं केवल इसको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, मैं यहां पर आई नहीं रहा, ये मान लो। तो 14 अगस्त को पाकिस्तान की तरफ से आया, अब देखो 15 अगस्त को हम कैसे आ जाते हैं, अब मैं थोड़ा कोड क्लियर करना, तो उस साइन किस डेट को हुई सर? 15 की रात को, 14 की रात को, 18 जुलाई 1947 को साइन हुआ। अभी वो बता अरे एक्ट बनने के बाद क्या, एक्ट बनने के बाद अभी ऐसे नहीं करते, मैं एक्ट बनने के बाद हम आजाद हुए हैं। नहीं पाकिस्तान हाँ, पाकिस्तान भी आजाद नहीं हुआ है, पाकिस्तान इंडिपेंडेंट एक्ट बना है लेकिन पाकिस्तान आजाद नहीं बना, इंडिया आजाद होते हैं। अभी समझो, चलो और देखो इसमें क्या क्या चीजें हैं। इस एक्ट ने सबसे पहला काम क्या किया, इंडिया के लिए, और इस एक्ट की जो डेट है यानी कि उसको असेंट में लाने की डेट है 18/7/1947। इस दिन इस एक्ट पे साइन हुए थे, अभी 7 है और हमें 15 का सुनना को आजादी मिली है। ये बात ध्यान रखो कि इसी एक्ट में एक बात लिख दी गई थी कि साइन कभी भी हो जो आजादी मानी जाएगी कब से मानी जाएगी, समझ बात कि साइन कभी भी करो हमें दिक्कत नहीं, लेकिन आजाद हम इस तारीख से ही मान लिए जाएंगे, हमें तारीख पसंद आ रही है। अब देखो इस एक्ट में क्या क्या प्रावधान थे। पहला प्रावधान इस एक्ट में था एंड ऑफ ब्रिटिश रूल्स, यानी कि जैसे ही ये प्रावधान लागू होगा ब्रिटिश गवर्नमेंट पार्लियामेंट इस पर साइन करेगी और इसके लागू होते ही ब्रिटिश एम्पायर जो है उसके जो रूल्स है उनका एंड हो जाएगा इंडिया से। समझ में आया, समझ में आ रहा है? देखो ये कानून बना है इंडिया की आजादी के लिए। मान लो जैसे कि आप यहाँ पर आए हो और आप यहाँ पर आप किसी यहाँ आए हो या किसी कॉलेज इंस्टीट्यूट में जाते हो तो वहाँ क्या करता आप एडमिशन लेते हो तो आपको एक स्लिप मिलती है जो आप फी भरते हो उसकी, ये स्लिप आपकी है, तो वैसे प्रूफ रहता है। लेकिन अगर कोई मुंह से बोल दे कि हाँ हो गया आप क्या बोलते हैं, ऐसे कैसे आ गया चेंज हो गया तो ठीक है, मैं तो चेंज भी नहीं हूँ। अब ये इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट वैसे है, यानी सरकार क्या करती है, सरकार कोई भी चीज मुंह से नहीं लिखित में करती है, जो भी सरकार है कहते हैं ना, सरकारें बोल देती है कि हाँ धरना मत दो हम कमेटी बना देंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन होता है पीछे से मोदी जी ने भी तो बोला था 10 का चीजें बदल जाती हैं। तो एक साथ 15 अगस्त 1947 के खराब हो गया था। हाँ ये है। लेकिन फिर खराब तो रहा था ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन हाँ रहा था कोई बता। तो देखो अब जैसे ये लागू किया गया 15 अगस्त 1947 से इम्प्लीमेंट हुआ, क्योंकि इस दिन साइन कर दिए, साइन करने के बाद इस एक्ट में डेट डाली गई ऑटोमेटिकली। हो सकता है ये साइन 1 साल के बाद हुए होते, 48 में हुए होते, तो हम लोगों ने क्या किया पहले ही सोच लिया कि भाई साइन तो कभी भी कर,
हम उससे मतलब नहीं, लेकिन हम इस डेट, ये जो डेट है हमने ये इसमें इंक्लूड करते हैं कि हम इस तारीख से खुद को आजाद मान लेंगे। जो भले ही साइन एक साल बाद करो। हाँ, अब मान लो साइन अगर 1948 में हुए होते हैं तो उसका मतलब थोड़ी है ये जो इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट है ये किस दिन से लागू होना चाहिए? 15 अगस्त 1947 से। तो हम आजाद कब से माने जाएंगे? 15 अगस्त। ठीक है, और यानी कि अगर ये एक्ट लागू हो गया है तो इस एक्ट में जितने रूल्स लिखे जाएंगे, इसलिए मैंने पहले बताया था एक्ट वाला फंडा, तो इस एक्ट में जितने रूल लिखे जाएंगे वो सारे रूल लागू हो जाएंगे, सारे रूल लागू हो जाएंगे ना। तो इस एक्ट में रूल लिख दिया क्या? एंड ऑफ ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश साम्राज्य का पतन हो जाएगा, उनके नियम कानून खत्म हो जाएंगे। तो खत्म होगा यहाँ से ब्रिटिश साम्राज्य के नियम कानून, एक्ट को लागू होते ही। एक और चीज उन्होंने लिखी, अगर आपको पता हो तो ब्रिटिश साम्राज्य ने एक सिस्टम बना था वॉयसरॉय का, भाई वॉयसरॉय का होता था ना, इन्होंने लिख दिया कि वॉयसरॉय जैसा जो पोजीशन है ये खत्म हो जाएगी, ये नहीं चाहिए। ये थी कि 1857 की क्रांति आपने समझ सुनी होगी, 1857 की क्रांति थी मंगल पांडे वाला। तो मंगल पांडे क्रांति हुई थी तो वहां पे क्या किया गया, देख करके काफी ब्रिटिश एम्पायर डर गया और इसलिए जो महारानी थी विक्टोरिया वो इंडिया आई और उसने कहा कि मैं नया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बना के लेकर के, वो एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का। ये जो एक्ट लेकर गए उन्होंने कहा कि आज के बाद गवर्नर जनरल नहीं होगा जो आपके ऊपर आ जाएगा, सारा शासन मेरे अंडर में चलेगा। अब यहाँ के लोग बोले तुम तो बैठे इंग्लैंड में, तुम्हारे अंडर में कैसे चलेगा? तो उन्होंने बोला कि मैं एक पोजीशन बना लूं, नहीं, उस पोजीशन का नाम होगा वॉइसरॉय। जो ये समझ लो कि जैसे मैं वहां राजा रानी हम लोग, वैसे ही वो यहाँ पे होगा और जो हम कहेंगे वो उसने कही हुई बात। तो ये हो गई थी पोजीशन वॉइसरॉय। आपके हो कि अगर राजा रानी वाला सिस्टम ही खत्म करना था तो हमने कहा ये वाली पोस्ट इस एक्ट में लिख दी, वाली पोस्ट ही खत्म हो जाएगी, तो वॉइसरॉय की पोस्ट खत्म। उसके बाद इन्होंने कहा कि अगर वॉइसरॉय की पोस्ट खत्म हो तो क्या करोगे, हेड ऑफ स्टेट किसे बनाओगे? तो उन्होंने कहा एक काम करो, एक नई पोस्ट का जन्म हुआ है। नई क्या मतलब, इसके जो पहले पोस्ट है गवर्नर जनरल की, उन्होंने बोला गवर्नर जनरल होगा आपसे। इंडिया ने क्या बोला कि हमारे क्या हो, गवर्नर जनरल होगा। अब सिस्टम जो बना, लेकिन यहाँ पर कानून में लिखते कंडीशन कि गवर्नर जनरल जो होगा वो कौन होगा, इस कंडीशन पर डाल दिया। और कैसे देखो सिस्टम बनाया कि जो गवर्नर जनरल बनेगा, क्योंकि इंडिया वाले अपने देश का संविधान बना रहे हैं अपने लिए चाहिए उन्हें, तो गवर्नर जनरल वो इंसान बनेगा जिसे इंडिया की सरकार यानी कैबिनेट मिनिस्ट्री जो है वो रिकमेंडेशन से भेजेगी ना। किसको भेजेगी? ब्रिटिश क्राउन को, ब्रिटिश पार्लियामेंट को। मान लो मुझे लगा कि भाई हमारे गवर्नर जनरल क्या नाम है, सचिन होना चाहिए, तो मैं सचिन का नाम हेड ऑफिस में भेज दूंगा। यानी रिकमेंडेशन किसने की? मैंने, यानी कि हम सब ने मिलकर रिकमेंडेशन की कि हमारे यहाँ पे सचिन गवर्नर जनरल बनना चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है आप सचिन को चाहते हो तो हम सचिन को गवर्नर जनरल अपॉइंट करो। तो जब ब्रिटिश रूल एंड हो जाएगा तो उन्हें किस भेजेंगे ना? देखो ब्रिटिश रूल तो एंड हो गया, लेकिन एक हेड तो चाहिए स्टेट के लिए, क्योंकि अभी हमारा संविधान तैयार नहीं है पूरी तरीके से। अब अगर हेड भी ना हो, कोई नियम कानून ना बचे हों, तो इंसानों और जानवरों के अंदर थोड़ा रहेगा, सब पागल भी नहीं, लड़ने लगेंगे आपस में। तो एक हेड ऑफ स्टेट चाहिए अभी के, तो उसको क्या करते हैं, गवर्नर जनरल बना दिया हमने, लॉर्ड माउंटबेटन। क्यों? लेकिन वो क्या होगा, वो जो हम कहेंगे वो बात सुनेगा। ये गवर्नर जनरल जो होगा अपने हिसाब से कुछ नहीं करेगा, हम बोलेंगे ये वाला नियम पास करना है तो उसे करना पड़ेगा, मना नहीं करेगा। हमने बनवाया, हमारी मर्जी का बंदा और हमारे नियम पास करो, यानी कि अब अपने कंट्रोल में आ गया गवर्नर जनरल। जैसे आज के रूप में क्या लिखते हो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सरकार जो बोलते हो कानून पास होता है, सेम बोलो। इसके बाद क्योंकि अभी तक गवर्नर जनरल है तो इंडिया जो है अपना संविधान नहीं बना पाया, तो इंडिया ने क्या किया, इसी एक्ट में एक और चीज डाली, ये बोलते हैं डोमिनियन स्टेटस, माउंटबेटन।
इंडिया क्या होगा, डोमिनियन स्टेटस में रहेगा। इंडिया को क्या मिल गया, डोमिनियन स्टेटस। और ये दोनों को मिला, इंडिया को भी मिला और मिला पाकिस्तान को भी। और देखो एक बड़े मजे की बात बता रहा हूं, यहाँ पे एक छूट थी, और छूट क्या थी, कानून के हिसाब से ब्रिटिश पार्लियामेंट ने छूट दी थी कि पाकिस्तान भी एक दिन पहले आजाद होगा, तो आप चाहो तो इंडिया और पाकिस्तान का गवर्नर जनरल एक ही इंसान हो सकता है, चाहो तो आप अलग अलग अपने गवर्नर जनरल चूज कर सकते हो। तो पाकिस्तान और इंडिया ने अपना गवर्नर जनरल एक ही रखा, वो था लॉर्ड माउंटबेटन। आगे चलकर जब लॉर्ड माउंटबेटन चला गया इंग्लैंड वापस, तो पाकिस्तान का गवर्नर जनरल बन गए मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, समझ में आया इसका, कोई कंफ्यूजन तो नहीं आता कभी। चलो अब इंडिया और पाकिस्तान को क्या मिल गया, डोमिनियन स्टेटस। तो अभी कंप्लीट इंडिपेंडेंट की बात नहीं है। देखो जब समझ में आया कि डोमिनियन स्टेटस क्या था, क्या था डोमिनियन स्टेटस का मतलब, इंडिपेंडेंट तो होगा लेकिन अभी भी कंट्रोल में। हाँ इंडिपेंडेंट होगा लेकिन कंप्लीट अथॉरिटी नहीं है, फुल्ली इंडिपेंडेंट नहीं हो। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला कि जो कानूनी नियम चलेगा वो ब्रिटिश कानून नहीं चलेगा, क्या चलेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आप लोगों ने बहुत सुना होगा इसके बारे में, बड़ा चर्चा में रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी कि अब जो हमारे देश में नियम कानून चलेंगे वो कहां चलेंगे, इस कानून के तहत चलेंगे। और देखो इस कानून की एक बड़ी खासियत क्या है, जिसके लिए कानून ये बड़ा फेमस भी रहा है। इसकी खासियत है कि हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसमें 200 से ज्यादा आर्टिकल इसी कानून से लिए गए, 200 से ज्यादा आर्टिकल इसी कानून से लिए गए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये होता है। ठीक है, यानी कुछ लोग ऐसा कहते हैं ना कि हमने 75% जो हिस्सा लिया वो कहां से लिया है, 1935 के अधिनियम से लिया हुआ। और एक इन्होंने क्या सिस्टम बनाया इसमें, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी ये फुल्ली अथॉरिटी वाली बनेगी। संविधान तो बनाना है ना, तो कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली बनेगी फुल अथॉरिटी वाली बनेगी, उस पर कंप्लीट अथॉरिटी होनी चाहिए, काम करने की आजादी होनी चाहिए। समझ में आया था कैसा, आप कुछ चीजें और समझ लो पहले वाली। अब देखो यहाँ पर हम शुरू हो गए हमारे देश का संविधान बनाने के लिए। तो संविधान बनाने में जैसे टीम सारी इकट्ठा हुई और गई हमारे सबसे महानुभाव नेता त्याग चुके इंसान महात्मा गांधी के पास, और उन सब ने जाकर के बात की भी हम लोग अपना संविधान बना। महात्मा गांधी बड़े खुश हुए, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन क्वेश्चन में कहते संविधान बनाओ क्या मतलब है संविधान, क्वेश्चन ये बड़ा जनता वाली क्वेश्चन है, संविधान कैसे बनेगा। फ्रीडम का उस दौरान सबके सब वकील हुआ करते थे, ये बोले आपस में मिलजुल कर बना देंगे। तो गांधी जी ने सलाह दी कि ऐसा नहीं है, सभी देश के संविधान को पढ़ो लिखो समझो कि क्या क्या उनमें है, क्या क्या उनमें कमियां हैं, क्या क्या उन कमियों को पूरा किया जा सकता है। इस सारी बातों को करने के लिए अब आज का दौर है नहीं, गूगल खोला और फट संविधान हाथ में आ गया किसी देश का। तो दौरान तकरीबन लगभग 70-80 देशों के संविधान थे, उनको लेटर भेजा गया उन देशों की सरकारों को कि भाई हम अपना देश का संविधान लिखना चाहते हैं और जो भी संभव सहायता आपके संविधान की कॉपी के साथ हो सके हमें भिजवा दें, या जो भी आप सलाह देना चाहें हमें दे सकते हैं। तो तकरीबन 65 देशों का संविधान हमें मिला और कुछ देशों में रिकमेंडेशन भी थी। रिकमेंडेशन में नाम आया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का, उनसे आप संविधान लिखवाओ तो अच्छा संविधान आपको मिलेगा। क्योंकि कानून का ज्ञाता, संविधान का ज्ञाता उन दौरान या उन दिनों में अम्बेडकर ज्यादा को था नहीं, उनसे ज्यादा एजुकेटेड पर्सन था नहीं हमारे पास के पूरे वर्ल्ड में, और आज भी और नहीं कब तक नहीं हो सकता। तो ये सारी बातों को देखते हुए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को फिर क्या किया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बुलाया गया और उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बना दिया।
और ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बना, लेकिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के ऊपर जिम्मेदारी थी कि देखो जितने भी आप आर्टिकल लिखोगे, संविधान की बात होगी, वो सारे के सारे आर्टिकल सबकी सहमति से पास होंगे। जैसे मान लो यहाँ पर 3, 6, 9 लोग बैठे हो, और अगर मैं कहूँ कि भाई कोई एक नियम बनाना है, कुछ लोग सहमत है, कुछ लोग नहीं है, मैं तो एक काम करे वोटिंग कर लेता, हाँ बताओ, ऐसा करके मैं वोटिंग कर, जो पक्ष जीता वो वाली बात मान ली। तो इस बात को लेकर के संविधान सभा ने साफ मना कर दिया, और अम्बेडकर जी को खास इंस्ट्रक्शन थे कि जितने भी नियम कानून आप बनाओगे वो सारे के सारे नियम कानून सबकी सहमति से पास हो। कोई अगर एक भी उसका मना कर रहा है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे समझाओ उस कानून को और मनाओ। अगर एक भी पे फंसा तो मामला ढीला पड़ जाएगा संविधान। सर ये जो कमेटी थी इसके अध्यक्ष ये थे सर, इसमें 6 सदस्य और भी थे ना? हाँ, लेकिन 2 की शायद डेथ हो गई, डेथ उनके होने के बाद फिर दूसरे बनाए गए। हाँ, और फिर कुछ लोग छोड़ के चले गए थे, तो अंततः डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अकेले इस काम को निपटारा प्राप्त किया। सर समितियां तो और भी बनी थी ना सर? समिति बहुत सारी, झंडा समिति, झंडा समिति, संघ संचालन समिति, वो सब अलग अलग समितियां, उनका अलग अलग काम। कॉन्स्टिट्यूएंट जो कॉन्स्टिट्यूएंट ड्राफ्टिंग कमेटी जो है वो अलग थी, और ड्राफ्टिंग कमेटी में लास्ट तक बस एक ही मेंबर रह गए थे, वो था अम्बेडकर। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, संविधान को कंबाइन करना शुरू किया, और सबकी सहमति, कुछ सोचो 395 आर्टिकल लिख दिए, और अगर एक आर्टिकल पे 10 लोगों ने बहस कर ली, इतनी बड़ी सहमति, 300 लोग के आसपास में सहमति हो सकती है। तो अगर एक इंसान 10 दिन भिड़ गया है अपनी बात हो, तो कितना तकलीफें होती होंगी, कभी कभी तो मन भी करता होगा कि वोट देता आज से बाद में, लेकिन वो लोग सभ्य हो। आज क्या है, कोई कल बोले चिंता में पार्लियामेंट के बाहर ये कानून पास नहीं हो रहा, बहुत दिन हो गए, 2 दिन हो गए से, है ना, और हैं, तो इस तरीके से व्यवस्था बनाई। समझ में आए वाले से कानून क्या कहता था। अब बात करेंगे इसमें 26/11/1949 क्लियर तो बोर्ड। किसी को अभी भी कोई चीज समझ में ना आए तो बताते रहना, कौन सी चीज में कुछ भी पूछना तो खुद से रहना दीजिए, कोई डरने वाली बात नहीं, सब जवाब देंगे। तो बात कर रहे हैं इसके कॉन्स्टिट्यूशन डे वाले हिस्से पे, और देखो कॉन्स्टिट्यूशन डे क्या है, संविधान दिवस, यानी कि संविधान बन गया है, तैयार हो गया, और कितना समय लगा संविधान को बनने तैयार होने? सर 2 साल, 3 साल, 2 साल, 18 महीने क्या कर सकते 11 महीने, 2 साल 11 महीने 18 दिन, हैं? 60,02,512 रुपए खर्च हुए। कितने? सर 60,05,512 समथिंग। और कितने देशों का संविधान पढ़ा गया, समझा गया था? मतलब कितने देशों का संविधान पढ़ा था हमने? 70 देश, 65 देशों का संविधान पढ़ा था, तब जाकर के वो था इतना सुंदर, इतना बढ़िया, इतना बेहतरीन तैयार हुआ हमारा। ये क्या है? 2 साल 18 महीने 11 दिन। 18 महीने था, 18 12 महीने साल का और सर इस पे बहस कितने दिन चली थी? सारे इन सब दिन बहस चल रही थी। नहीं सर, मैं ये सर ये हुआ था ना इसमें कि पहली डेट से लेके तो प्रथम वाचन वो सीन क्या था सर? देखो देखो ऐसा होता है कि भाई मान लो आपने नियम बनाए पहले फंडामेंटल राइट्स के, सपोज और फंडामेंटल राइट्स के नियम बनाए, तो क्या किया उस दिन डिसाइड कर दिया कि इतने अगले जैसे डीजीएसपी के नियम आते हैं बन करके, इतने फंडामेंटल राइट पे जो जो बहस आपको करनी है निपटा। क्योंकि जब डीजीएसपी का पार्ट चला तब फिर कोई उठ के ना बोला फंडामेंटल राइट ये है, ठीक है, एक हिस्से को निपटा ऐसा करते हैं। अब ये नहीं कि बहस चल रही है और आर्टिकल पहुंच गए हम उस पे 209 आर्टिकल पढ़ रहे हैं हम, और उधर बात चल रही है कि तीसरा आर्टिकल में तो ये बात ना लिखी थी, बोले एक बार निपटाओ, वरना तो फिर झगड़ा उतरेंगे, क्योंकि जितने आर्टिकल बनाने लगे उतने लोग बैठेंगे पार्लियामेंट में,
तो कान खा लेंगे। तो इसलिए क्या किया, ग्रुप वाइज को कंप्लीट किया। ये फंडामेंटल राइट के ये नियम, जिसको बोलना आपत्ति जाहिर करनी कर दो और सभी को कॉपी दे देते उनकी, तो वे अपना घर बैठो पढ़ो उनको और आपत्ति जाहिर करो। तो बहुत सारे लोग आपत्ति जाहिर करते हैं। और देखो मैं पहले बता चुका हूँ, और बहुत अच्छे से समझना है या आपको उस फीलिंग को ऑब्जर्व करना और जीना है कि संविधान कैसे बना। ठीक है, तो वेब सीरीज देखने का शौक तो है सबको, ठीक है। तो हमारा यूट्यूब चैनल है ना गवर्नमेंट को एजुकेशन, उस पे जाओ, प्रॉपर वेब सीरीज पढ़िए। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की 10 घंटे हैं, 10 पार्ट हैं, एक घंटे के हैं। हाँ 10 पढ़ी हुई है, 2 देखी पूरी वेब सीरीज है और सारे उसमें एक्टर्स सब कुछ वही है। प्रॉपर आवाज साउंड सब इतनी बेहतरीन क्वालिटी की है, इतनी बेहतरीन क्वालिटी की है प्रॉपर एनिमेशन के साथ। कि आपको लगे आप फिल्म देख रहे हो। कितनी बड़ी है हमारी चैनल का, पूरी वेब सीरीज कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से है। खर्चा छोड़ तुम आई। अच्छा इसको बता, इसको बनाना संविधान को बनाने में तकरीबन 60 लाख और कोई 48 या 55 हजार कुछ 100 रुपए ऐसा लगे। ठीक है, एग्जैक्ट फिगर मैं भूल चुका हूँ, मेरे को कल करेक्ट याद है, मैं शाम को बता रहा हूँ। 62 लाख शायद एक बार थे 62 लाख। एक बार देख लो। जल्दी देखो फिर आगे बढ़ते हैं, लंबा मुद्दा थोड़ा सा, ये बड़े आगे बढ़ दूं। 1 मिनट बस। चल 63 लाख 96,729। हाँ 63 लाख 96,000 ना, वो 63 लाख 96,000 मुझे बताओ हजार वाला उसमें है 96,729 बिल्कुल सही है। ठीक है, तो वो वेब सीरीज देखना आपको ऐसा लगेगा कि आप फिल्म देख रहे हो कोई, और बहुत बेहतरीन तरीके से समझा आप, बहुत बेहतरीन। ठीक है, चलो अब बात करते हैं। उसमें ये सारी बारीकी नहीं है, लेकिन आपको संविधान की अच्छी नॉलेज से मिलेगी कि कैसे कैसे परिस्थितियां झेलेंगे। चलो अब कॉन्स्टिट्यूशन डे की जब बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन डे यानी कि अडॉप्शन का दिन, और अडॉप्शन का मतलब है किसी को आप अपना रहे हो, अंगीकृत कर रहे हो। ठीक है, और मान लो मैं आपसे कह दूं हाँ मैं तैयार हूं, आप बोलो हाँ तैयार है, सबको पलट के मामला बिगड़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि हर एक मेंबर सिग्नेचर करेगा संविधान पे। ठीक है, इसीलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को क्या बोला गया था कि सभी मेंबर को आपको एग्री करना है। अब एक बात सोचो, अगर हाथ उठा के वोटिंग वाला प्रोसेस अपना लेते हैं और बाद में साइन करने की बात है तो कहते हैं हम तो एग्रीमेंट देने वाले हैं, कुछ पे हमने तो हाथ में उठाया, हम तो साइन कर दें, तो ऐसा बेड़ा कर संविधान का होता कि नहीं होता। अब किसी के पास में ये ऑब्जेक्शन उठाने का मौका ही नहीं बचा, इसीलिए सभी ने साइन किए और संविधान को अडॉप्ट किया। क्या भाई संविधान हम अडॉप्ट करते हैं। अब संविधान अडॉप्ट हो गया तो अडॉप्शन के बाद क्या किया गया, कुछ फ्यू प्रोविजंस, कुछ प्रावधान तभी लागू करते तत्काल रूप से। जैसे कुछ आर्टिकल हैं, और जैसे एक आर्टिकल है और मैं बता रहा हूं, देखो आर्टिकल 394 सेकंड लास्ट आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का सेकंड लास्ट आर्टिकल है, इसमें क्या लिख दिया है, इसमें एक बात लिखी गई साफ साफ, डे ऑफ कमेंसमेंट। डे ऑफ कमेंसमेंट यानी कि लागू करने का दिन। इस आर्टिकल में लिख दिया लागू करने का दिन 394 में। अब एक बात सोचो जरा कि जब संविधान बनकर तैयार है, पूरे दिन हमारे पास है, लेकिन लागू करने का दिन हम इस आर्टिकल में लिख रहे हैं, हम लागू क्यों नहीं कर रहे? और लागू करने का दिन आप लोगों को पता है 26 जनवरी 1950। तो इसका ये बैकग्राउंड समझाता हूँ पहले यहाँ वाले से। और अगर लागू करने का दिन है तो तब तक देश क्या चलेगा, तो इसके लिए क्या किया, कुछ प्रावधानों को पहले लागू कर दिया। फ्रू प्रोविजन से इनमें क्या क्या लागू किया गया, एक आपका सिटीजन, क्योंकि कुछ लोग इंडिया से पाकिस्तान और पाकिस्तान से इंडिया अप डाउन हो रहा करते हैं, तो उनको नागरिकता देनी जरूरी थी, तो सिटीजनशिप वाला प्रोविजन लागू कर दिया। ठीक है, एक इलेक्शन कमीशन,
भैया इलेक्शन कराना है देश में। अगर इलेक्शन कमीशन अपना काम नहीं करेगा तो इलेक्शन कैसे होंगे, ये लागू किया गया। और कुछ टेम्पररी प्रावधान, टेम्पररी प्रोविजंस ये भी लागू किए गए, टेम्पररी प्रोविजंस भी लागू किए गए कि भैया चीजें लागू हो जानी चाहिए, चीजों को व्यवस्था बन जानी चाहिए। और बाकियों को छोड़ दिया किस भरोसे कि 26 जनवरी को लागू करेंगे। अब देखो 26 जनवरी के बाद क्या टेम्पररी प्रोविजंस, यानी कि कुछ अस्थायी प्रावधान, अस्थायी प्रावधान। अब देखो एक इतिहास समझा रहा हूं छोटा सा, उस इतिहास से आपको बैकग्राउंड में क्लियर हो जाएगा। अमेरिका है, अमेरिका का अगर मैप में देखो तो इतना हिस्सा आपको दिख रहा होगा, ये असल में पहले इतना ही हुआ करता था अमेरिका, जिसमें होती थी 13 कॉलोनीज। कॉलोनी समझा चुका हूं आपको पहले, कॉलोनी क्या होती है। कॉलोनी का मतलब क्या हो गया, जिसके ऊपर किसी का कंट्रोल हो, यानी कि अगर इन्हें 13 कॉलोनीज क्या रहते इसके ऊपर कंट्रोल कर किसी का, और कंट्रोल किसका था, ब्रिटिशर्स का। हर जगह ब्रिटिशर्स का ही कंट्रोल रहा है। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, यहाँ पर कंट्रोल किया, खूब लड़ाई झगड़ा हुआ। तो एक दिन अमेरिका वाले गए, उन्होंने बोले ऐसी की तैसी जो होगा देखा जाए। और ये तकरीबन कब की बात है, 1773 से 1783 84 के आसपास की बात मान, बल्कि 73 में को 75 कर लो, 1783 की बात। तो इस दौरान क्या हुआ, एक दिन अमेरिका वाले उठे और उन्हें डेट घोषित कर दी 4 जुलाई 1900, ये डेट उन्होंने घोषित करी। और क्या होता है डेट को कि भाई कोई कुछ भी बोले, ब्रिटेन कुछ भी गए, पूरा दुनिया कुछ भी गए, हमें मतलब नहीं है, हम आज से आजाद हैं, हम ये घोषणा करते हैं। ये इंडिपेंडेंस का डे है अमेरिका, ये इसी दिन को वो अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। सॉरी यार गड़बड़ हो गया, ये 17 बहुत इंडिया के बाद में सर ने गलत तो लिखा नहीं, वो पता नहीं क्या हो गया, मैंने गलत ही हो गया। तो ये एक सदा डे को दिया अमेरिका का सुपर पावर, ठीक है। तो इस तारीख को इन्होंने कहा कि हम आजाद। देखो ब्रिटेन ने ऑफिशियली आजादी नहीं दी, इन्होंने क्या दिया कि हम आजाद हैं। ब्रिटेन बोला पगला गया, बोला तू हाथ लाओ दिखा, खूब झगड़ा, खूब लड़ाई लगी, यहाँ से लेके जहाँ तक लड़ाई चलती रही। अमेरिका वाले खुन्नस में आ गए, तुझे जो करना है कर ले, हम आजाद मानते हैं। फिर अंत में सितंबर 1783 में जो पेरिस फ्रांस है, फ्रांस की राजधानी है पेरिस, पेरिस में ट्रीटी हुई है, पेरिस ट्रीटी के नाम से भी जानते हैं, पेरिस संधि कहते हैं इसे। और यूएस और ब्रिटेन के बीच में पेरिस आया, यानी ये फ्रांस आया। इन्होंने कहा कि भाई ठीक है, जब दोनों आपस में लड़ रहे हो तुम लोग, अलग बढ़िया क्यों लड़, और ब्रिटेन वहां से हटा, लेकिन हटाया वो 83 में। उन्होंने कहा हम तो भैया पेरिस से मानते हैं। और देखो इंडिया ने भी सेम प्रोटोकॉल किया। इंडिया ने कैसे हुआ, डेट थी 31 दिसंबर 1929, और इस तारीख को हुआ क्या, देखो इस तारीख में एक खास काम हुआ, जो वो है ना 1885 में एक संस्था बनी, जिसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस। 28 तारीख को बनी थी, 28 दिसंबर को। तो लाहौर में सेशन चल रहा था कांग्रेस का, लाहौर अधिवेशन उसको बोलते हैं, लाहौर सेशन उसको बोलते हैं। और उसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और उपाध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। पंडित जवाहरलाल नेहरू की नई ने युवा थे, सुभाष चंद्र बोस तो तीन मानने वाले आदमी थे, बड़ा आगे बढ़ा। एक उपाध्यक्ष क्या लाहौर अधिवेशन, हाँ लाहौर अधिवेशन, लाहौर सेशन। तो अब क्या हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू को वाजनामारी कर रहे थे लाहौर में, सुभाष चंद्र बोस ने चढ़ा दिया और चली घर में बोल ये भी कह दे वो भी कह दे, देखेंगे जो। और जोश में आकर के पंडित नेहरू ने कह दिया कि भाई बहनों डरो मत, 26 को आजादी ले लेंगे, 26 जनवरी तक हम आजाद हो जाएंगे। 26 जनवरी 1930 को
हम अंग्रेज में आजादी दे दी। बाद में जब होश में आए देखो भाई यूपी कर दिया, 25 दिन बचे हैं। ब्रिटेन वाले बोला अच्छा बेटा बहुत होशियार है, 25 दिन में हमसे आजादी दे लेगा, ठीक है देखा। लेकिन जब ऐसे नेताओं की कांग्रेस के अध्यक्ष के मुंह से कोई बात निकल गई तो उसकी वैल्यू रहती है। मैंने क्या किया कि जो होगा देखा जाएगा, हर साल हम सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि इन लोगों ने अमेरिका का इतिहास पढ़ रखा था। इन्होंने बोल दिया हम लोग तो सेलिब्रेट करेंगे, जो करना है करेंगे। और इस दिन से हम लोग क्या करते हैं, हर साल अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। और इस दिन को इसीलिए पूर्ण स्वराज दिवस भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन पूर्ण स्वराज की भी मांग की गई। तो कभी अगर एग्जाम में पूछना जाए पूर्ण स्वराज दिवस या अपनी आजादी की बात, तो यहाँ पर ठीक है। तो मेरा ये 31 दिसंबर से थोड़ा जैसे जब न्यू ईयर के ये लास्ट ईयर का लास्ट एंड डे होता है सर, जैसा हिंदू कैलेंडर के हिसाब से सर हमारे इंडिया में 1 अप्रैल को न्यू ईयर, फिर भी सर हम जो है 1 जनवरी को करते थे, जैसे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से तो हमारा 1 अप्रैल है ना। ऐसा कुछ नहीं है, हिंदू कैलेंडर का तो वाली भाषा पे तो कौन बोलो तुमको तो सारा तो 1 अप्रैल को मैंने देखा था। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से दिवाली जो होती है वो नया साल है। दिवाली आओ दिवाली तो हर साल चेंज होती है। वही तो बात है ना, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से हिंदू मानते हो आप मानते हो तो दिवाली ही आपका नया साल है। इसीलिए अगर आप ये वेस्टर्न इंडिया में देखोगे ज्यादातर तो वहाँ पे क्या होता है कि दिवाली आते अपने भाई का सारे हिसाब से चेंज कर देते हैं। सर संडे जो है ये नहीं करते, हाँ ये ब्रिटिश डे में संडे, हाँ चलो ये काम तो सही है। ये तो काम नहीं है, ठीक है एक दिन छुट्टी कर देंगे और कुछ नहीं कि संडे में कुछ खास। संडे को ज्यादातर मानते हैं ये ऐसे मान के चलो कि जो आपके वो है ना ईसा मसीह उनकी वजह से। अभी मैं एक मुद्दा समझाऊंगा आपको, तर्जमी वाला खत्म हो जाएगा, इसके बाद में आपका एक मुद्दा समझाना है जिसमें आपका ये मुस्लिम धर्म कहाँ से बना और आपका ये क्रिश्चियन धर्म कहाँ से बना, यहूदी धर्म कहाँ से बना, ये सारे चीजें ये सब समझाऊंगा। तो उसी में आपको समझ में आएगा कि संडे की छुट्टी भी कैसे, उसी का पार्ट है जब हम संडे को मान लेते, ठीक है। बड़े लंबी क्लास चलेगी वाले, बड़ी भयंकर क्लास चलेगी। आज तो नहीं, कल या परसों जल्दी उसको शुरू कर सकते हैं। क्या 1 अप्रैल नया साल में ऐसा होता है कि हमारे यहाँ पे जो फाइनेंशियल ईयर हमारे फाइनेंशियल ईयर है तो वह 31 तारीख को हम लोग क्या करते हैं अपना फाइनेंशियल ईयर अपनी क्लोजिंग कर देते हैं। तो 1 अप्रैल तक हम नया साल वैसे करते हैं। वो ब्रिटिश तो ऐसे ही बस सेलिब्रेट कर रहे हो कि आप नया साल कैलेंडर आपको कर दिया आपने, कोई ऑफिशियल थोड़ी है वो ना। 1 जनवरी कहाँ से ऑफिशियल है, ऑफिशियल छुट्टी ना होती उसकी। हाँ सर ये है कि स्टार्टिंग चला मंथ का एंड हो गया दिसंबर का हो गया। देखो आपने जैसे ये त्योहार आप मनाते हो रक्षाबंधन, रक्षाबंधन में छुट्टी नहीं होती क्योंकि वो ऑफिशियल त्योहार है ही नहीं, होते मान्यता है एक छोटी सी। सर एक क्वेश्चन था ऐसे थोड़ा किसी भी सरकारी प्राइवेट इंस्टीट्यूट की रक्षाबंधन छुट्टी नहीं होती। सर एक क्वेश्चन था बड़ा अजीब सा था, हाँ पता नहीं मुझे लोग की है सर बाहर में ही रहते हैं भी ऐड कर सकते हैं कोई सा कर सकते थे, लेकिन क्या किया कि हमें सिस्टम बनाना शुरू कर दिया। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, हमें ज्योग्राफिकली सिस्टम बनाना था। अब सिस्टम के हिसाब से देखना है जो अर्थ का जो डायरेक्शन है सन के चारों ओर जो रिवॉल्यूशन करता है वो, अब उसमें देखो जैसे क्या होता है कि उसकी जो रिवॉल्यूशन पावर है, रिवॉल्यूशन में जो तरीका वो कंप्लीट नहीं हो पाता तो उसमें क्या कर देते हैं उसको 365 एक दिन बढ़ाते हैं, याद है उसको कुछ घंटे करके लीप ईयर बनाए देते हैं। तो सिस्टम यानी कि एडजस्टमेंट है, हार्डली अप्रोक्सीमेटली है, ठीक है। तो चीजें बनी बनाई है, बनाई नहीं गई तो ऐसे हमारे संविधान कलेक्टर जाओ तो बन दो, कोई दिक्कत नहीं है। और आने वाली जनरेशन, अब जैसे आप लोग वो देखते हो ना बुलेट ट्रेन, हां सर आज बड़ी स्पीड चलती है, आज से 50-100 साल बाद देखना जनरेशन है लोगे तुम इसे स्पीड कहते हो, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ जाएगी आएंगे। आज आप एंड्रॉइड फोन लेके एप्पल लेके इतराते हो, इतना तो बुढ़ा हुआ नहीं यार, ठीक है। और आज से 20-30 साल बाद देख लेना जो जनरेशन आएगी वो क्या बोलेगी, ये फोन है कोई, इनसे क्या पता मिले। ये होता है ना, ये सब चीजें होती है
इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ तक एक्शन कवर हुआ कि हम लोग कैसे इसको देखते हैं कि हमारा संविधान लागू हुआ। तो संविधान लागू करने का मतलब कि 26 नवंबर 1949 जब संविधान बन के तैयार हो गया, ठीक है, तो उसके बाद उसको लागू करने के लिए क्यों रोका गया? क्योंकि हमें ये डेट की कोई वैल्यू रखनी थी। अब कहने को तो हमेशा स्वतंत्रता दिवस यानी कि इंडिपेंडेंस डे बोल रहे ना, लेकिन क्योंकि हम एक्ट में लिख चुके थे कि 15 अगस्त 1947 क्या होगा हमारा इंडिपेंडेंस होगा, तो इसको हमने क्या कर दिया कन्वर्ट करके रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस कर दिया। समझ में आया था कैसा? अब देखो ये इस प्रॉब्लम लागू कर दी। अभी क्योंकि मैंने बोला सेकंड लास्ट आर्टिकल, तो इसके बाद एक और आर्टिकल है 395 आर्टिकल में क्या लिखा वो पढ़ा मैं जरा क्लियर कर दूं बोर्ड। एक बार आपको कंपनी से बोलने का मैंने स्टार्टिंग से वो मतलब हिस्ट्री के पूरे तो बात कर रहा हूँ सारे वॉइस का कंट्रोल अलग हाँ वो सब करा मैं यार कंटिन्यू डेट याद होनी चाहिए कौन सा सेशन कहाँ वो भूल जाना और कब हुआ वो याद रखना डेट कोई नहीं चलो अब बात कर रहे हैं। देखो अब क्या हुआ एक गेम देखो कि किस तरह से खेल खेला है और कैसे हम कहते हैं। मतलब मैं एक बात मैं बोलने वाला हूँ कि आपने कुछ समय पहले ही एक न्यूज में इंटरव्यू देखा होगा जो लल्लन टॉक, अगर आपने कभी न्यूज देखी हो व्हाट्सएप पे उस पे, तो उसमें एक लड़की ने एक बात बोली थी कि हमें जो आजादी मिली है वो 99 इयर्स के लीज पे मिली, ठीक है, और ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कभी वो टकरा जाए तो उसे भेज देना। मैंने इसमें पूरी आजादी समझा दी यार कि हमें आजादी कैसे मिली। तो जिसको ज्ञान ना हो जो बहस करे आपसे शायद ये शाम तक या कल परसों तक मैं डलवा दूंगा, ठीक है ना। तो आप आराम से देख करके कि ले भाई ये हुआ पूरा बैकग्राउंड हमारी आजादी का और ये ऑफिशियल डेटा से मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी अपने हिसाब से नहीं बोलता क्योंकि रिकॉर्डिंग फॉर्म है। अगर मैं अपने हिसाब से कुछ बोल दूंगा तो सरकार या पब्लिक मेरे कोई काट डालेगी, ठीक है। चलो अब बात कर रहे हैं इसमें एक शब्द मैंने बताया था सॉवरेन। सॉवरेन जो शब्द है या सॉवरेनिटी जिसकी हम बात कर रहे हैं संप्रभुता, अब ये कैसे आया देखो इसको कहता है, हालांकि अरे कोई बात नहीं छोड़ो ना वो तो ठीक है रिकॉर्डिंग चल रही है मुझे पता है स्पेलिंग गलत है शॉर्टकट में मेरी सॉवरेनिटी लिखना है वरना समझ जाएगा SOVEREIGNITY सॉवरेनिटी आती है मुझे, टेंशन मत लो। हाँ तो मैं पूरी लिख दूं ठीक से, ये काम चला लोगे काम चल मैं जाएगा। कभी लिखता हूँ, ठीक है। तो सॉवरेनिटी का मतलब देखो इसमें क्या है, आर्टिकल 395 में चीज समझा रहा हूँ आपको, ये समझो हमारे संविधान का लास्ट आर्टिकल क्यों बनाया, इसकी जरूरत पड़ी। संप्रभु खुद के प्रभु बन जाना, ठीक है। और देखो हमारा जो देश इतना प्यारा भारत, ये खुद का प्रभु कैसे बने। अब जब संविधान लागू होने सब कुछ बातें हो गई है और संविधान लागू भी करना है, तो लागू करने से पहले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के मन में एक खटका हो। जैसे इससे पहले वाला आर्टिकल जिसके भी बात है 390 उसमें क्या उन्होंने लिख दिया कि वे इस तारीख को हम लागू करें, तारीख में लिख दी। लेकिन मेरे दिमाग में एक बात आई कि भाई ऐसा हो सकता है कि जो सरकारें हैं क्या पता वो इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट चलने के खतरनाक रिपीट ना करें, कोई सरकार किसी का फेवर मान जाए या कुछ भी हानि हो सकती है। तो उन्होंने क्या किया, इस आर्टिकल में दो बातें ऐड करी, एक वो आपका इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट और ये इंडिपेंडेंट मैंने शॉर्टकट में लिखा है, ठीक है। इसे कृपया स्पेलिंग गलत ना करें। इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 की इसमें बात की गई, तो ठीक। दूसरी इसमें बात की गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ये भी शॉर्टकट में लिखा है जीओबीसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये दोनों इसमें डाल दिए इस आर्टिकल में, और इसके आगे एक हिस्सा लिखा क्या, रिपील, कि ये रिपील कर देंगे इसको। सर इंडिया डोमिनियन है डोमिनियन सोवरेन में आता है, डोमिनियन सॉवरेन में आ गया। ठीक है, देखो ये जो कानून है ये वाला इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट 1947, संविधान की अगर हम बात करें तो उससे पहले कानून बन चुका है। और ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस मिलेगा, वॉइसरॉय होगा, ये सब बातें कर रहे हैं आपके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट चलेगा। तो इस एक्ट को इस आर्टिकल में डाल दिया और उसमें एक बात लिख दी, रिपील यानी खत्म हो जाएगा। यानी कि जैसे संविधान लागू होगा, संविधान लागू होती ये वाला आर्टिकल भी लागू हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। और जैसे ही आर्टिकल लागू हुआ तो ये दोनों कानून इसी आर्टिकल में डले हुए, उसके सामने लिखा है खत्म हो जाएंगे संविधान के लागू होते ही। ये खत्म हो गए, इनका अस्तित्व खत्म हो गया और हमारा संविधान पुत्र क्या हो गया, इंप्लीमेंट हो गया। सर जो माउंटबेटन पे तो चाहिए मैं बता रहा हूँ माउंटबेटन का भी, ये बता रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ। अब देखो जैसे संविधान बन के तैयार हुआ, संविधान में एक सबसे बड़ी पोस्ट थी हेड ऑफ द स्टेट, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट, देश का राष्ट्रपति बनना। अब राष्ट्रपति बनाना है और राष्ट्रपति को हल होता है उठाओ बनाते, ठीक है। राष्ट्रपति बनाने के लिए क्या प्रोविजन, देखो कैसे कैसे होगा, क्लियर कर दो इस हिस्से को। उससे आगे का शुरू हम्म, यहाँ तो बात नहीं तो बोलता ना, हम होगा शुरू आगे। क्या हुआ, क्यों लड़ते हैं लोग? सर वो राष्ट्रपति के इलेक्शन के ऊपर बात करते हैं। जुलाई का है। हाँ, जो अगले महीने होने वाला है। 25 जुलाई को शपथ ग्रहण हेड ऑफ स्टेट, प्रेसिडेंट तो एक काम करते हैं, मैं तुम्हें राष्ट्रपति ही पढ़ाऊंगा, तसल्ली करो। क्या? हेड ऑफ स्टेट यानी कि भारत के राष्ट्रपति की बात करने वाला है, देश का कोई मुखिया। अब देखो, अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं हेड ऑफ गवर्नमेंट तो किसके नाम लोगे आप? हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है? प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। और हेड ऑफ स्टेट की बात करें तो मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री। सर हेड ऑफ हेड ऑफ दो बातें और समझो, पहले दो बातें और समझो, तुम्हें कंफ्यूजन हो जाती है। स्टेट का तो गवर्नर होगा। ये दो शब्द लिखे, स्टेट और स्टेट, दोनों में अंतर क्या है? एक राज्य के लिए होता होगा और एक इंडिया के लिए। हमारे कंट्री के लिए कैसे डिसाइड करोगे? तो ये स्मॉलेस्ट और कौन सा स्मॉलेस्ट किसके लिए होता है? ये स्मॉल बड़ा वाला सर भारत के लिए होगा, स्मॉल राज्य के लिए स्टेट। अच्छा। क्योंकि आपने कैपिटल लिखा है HOS में। ध्यान रखना, जब भी स्टेट की बारी आए और चीजें कैपिटल में लिखी हो तो पूरे देश की बात हो रही है, और जब भी एस स्मॉल में लिखे तो किसी पर्टिकुलर राज्य की बात हो, ठीक है। इस टाइप से इसको ना लेकिन सर फिर स्टेट का ये जो राज्य का होगा वो कौन होगा, गवर्नर है सर। बता। लेकिन सर न्यूज़पेपर में तो नहीं है सिंपल। न्यूज़पेपर वाले कॉन्स्टिट्यूशन में वाइस प्रेसिडेंट, आर्टिकल लिखने के लिए क्या चाहिए? कोई भी आएगा तैयारी कर आर्टिकल लिखना तो बेटा, ठीक है। न्यूज़पेपर का असली मतलब क्या है कि उसमें जो आने वाली स्कीम है उसमें चीजें तो वो चीज, ठीक। हाँ, तो देखो जब हम राज्य की बात करते हैं, मान लो आपका एक राज्य है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश का हेड ऑफ स्टेट कौन है? क्योंकि वो यहाँ की गवर्नर है, राज्य की पहली सिटीजन है, ठीक है। और यहाँ का हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है? सर योगी योगी आदित्यनाथ जी हमारे। योगी आदित्यनाथ जी हैं वो, यूपी में रह के जी बोल रहा ठीक है, मामला रिपोर्टिंग पे, हूँ। ठीक। और अगर हम बात करें देश के बारे में तो इधर प्रधानमंत्री जी, उधर रामनाथ कोविंद जी, क्या केजरीवाल जी, और यूपी अलग है यार, केजरीवाल तो चल जाएगा, केजरी बोले तो कोई काम चल जाएगा, क्योंकि अभी वो पूरे स्टेट में नहीं है। और आप वैसे हेड
और ऐसी वैसी आजा लटकाई थी। यूपी में 144 लगा थी। चल लगी बड़ी दो यूपी में में करेंगे, बेंचर में लगी बड़ी दो में करेंगे। वो तो अगस्त तक है, अगस्त तक है। बात पता मिनट में वो तो अगस्त तक है। पूरी यूपी में लगी पड़ी है अभी तक। अरे वहां तो झूमे की आवाज है। 1 जुलाई एसबीआई अलर्ट गया। तो अच्छी बात है ना, अलर्ट करेंगे। मीडिया अच्छा है। अब अगर बातचीत खत्म शुरू करें आगे, हां हम मुद्दा रेंज जाता तुम लोग लेके खड़े हो। चलो हेड ऑफ स्टेट्स हेड ऑफ स्टेट में आप बोला तो कौन सा वाला कैपिटल है? नहीं कैपिटल अब हम स्मॉल की बात है, कैपिटल की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम पूरे देश को लेकर गए। तो हम जो समय देख रहे हैं वही वाला समय मैं दिखाऊंगा 1947 से लेकर के 50 तक का समय देखेंगे। तो पहले हम बात करेंगे आपको 14 अगस्त 1947 याद रखिए इससे। तो यहाँ पर हमारे जो हेड ऑफ स्टेट है वो कौन से? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। और ये दो पावर में से एक वाइसरॉय थे प्लस गवर्नर जनरल थे। अपनी अपनी खासियत है। जैसे आप जज को नहीं बोलते माय लॉर्ड, और वैसे ही है। और जज साहब बड़ा पूछ जाते हैं अच्छा नहीं या फिर और या सर दो ही सर तो वॉच कॉमन इज्जत वाला हो। नहीं था ये सारे का तो सर विलियम जॉन हाँ। लॉर्ड माउंटबेटन अपने आप की इज्जत खुद ही देते हैं। लॉर्ड कैनिंग। ठीक है? तो इसके बाद ये जो रहे ये कब तक रहे? 15 बल्कि ये कब तक है? अगर रहे 15/8 से यहाँ तक पर जो पूरे देश के रहे, यानी कि इंक्लूडिंग पाकिस्तान भी। पाकिस्तान हमारा पार्ट था। 15 तारीख को पाकिस्तान अलग हो गया, 14 तारीख को। ठीक है? 14 की रात को अरे हाँ मतलब वही ना। तो घड़ी में टाइम दिखा दें ये होता है। यहाँ से लेकर के और 21/6/1948 26 था। सर ये जब डिवीजन हुआ था 26 दोनों का, जब ये दोनों का डिवीजन 26 नहीं तो 21 ही था। 26 निकला है 21 था, कर देखो 21 ही था। सर आपको मिटा लेते हैं, काटना पड़ता है। हां 21 ही था। जब इसने 21 ही था। हाँ उसके आगे काटे। जब ये डिवीजन हुआ था तो इसमें मतलब वाइसरॉय की जो पोस्ट थी वो दोनों ही लग गई थी। बताओ देखो हुआ क्या। एक बात सोच के जरा थोड़ा सोचना। 1947 की बात हो रही है। 14/8 क्या चल रहा है? हम कह रहे हैं सोचना है लगी पड़े तुम फाइनल चेयर मिल रही थी। काम हो पाओ पर जम के बैठो तब यस किलो की। और वैसे ये देख के लगता है सर डील सर टाइम वेस्ट हो रहा है। जल्दी। हाँ वो बात भी सही है। हाँ, ठीक है, सुनाओ। ठीक है वो बात सही है। चलो अब देखो यहाँ तक में तो ये रहा गवर्नर जनरल। ये 15/8 यानी कि इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट लागू हुआ। तो वहां लागू थी डेट लागू, तो ये वाला हिस्सा खत्म हो गया वाइसरॉय वाला। तब ये क्या बन गया? ओनली गवर्नर जनरल बनेंगे। ठीक है? और ये यहाँ तक क्यों बने ये भी समझो। ये इंडिया और पाकिस्तान दोनों के गवर्नर जनरल बने। क्यों बने? कैसे बने? पूरा भारत से जो ब्रिटिश एम्पायर है वो सब छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। सबने गलती होते हैं। इस आदमी को गवर्नर जनरल बना रखा। भारतीय लोगों का माथा फिर जाता तो कुत्ते का पट्टा डाल के बांध के क्या करते? उससे बदले जाएंगे। ये बोला किया मेरा पूर्वज ने बदला मुझसे ऐसे कैसे? इसकी तो जरूरी भी नहीं है। मैं तो आशा करता हूँ इंडियन ब्रिटेन है बदले पाए तो आ जाए। एक गोली चमड़ी का थोड़ा चाहिए। ना दिया नहीं था। इससे पहले नहीं कर दिया। ये बोला भैया ऐसा है। तो ये इतने डरे हुए थे। इनके साथ लगे सर ये काम कर रहा है। अरे पास जाओ मुझे रिलीज करो। तुम्हें जो काम पास करने करो, मुझे मेरे घर जाने दो। मेरे भी बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं, उन्हें लेके जाना। फटाफट सारे काम पास होते चले गए करते हुए 21/6 को ये और देखो 1 साल के लिए ये निकल गई। हम जा रहे थे 10 महीने। ठीक है? इसके बाद में चले गए तो अगली जो डेट है उस पे नया बना और नया बना 26/6 से। और अगला
बनेगा 15, बल्कि 15 तक भी ना बन के ये डेट थोड़ी चेंज होगी, ये होगी 25 1, क्योंकि 26 को क्या हो गया, संविधान लागू हुआ है, 1/1950 हो जाएगी। अब यहाँ जो गवर्नर जनरल बनेंगे वो बनेंगे CR राजगोपालाचारी जी के नाम से याद है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, ये क्या बन गए, गवर्नर जनरल बने हमारे। और बने कैसे, इंडिया ने नाम रिकमेंड किया, ब्रिटिश पार्लियामेंट को भेजा और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया, उनको अपॉइंट कर दिया। अब की बार ने कहा इंडियन को अपनाएंगे, क्योंकि इंडियन के पास थोड़ी है कि मैं जा रहा हूं अपने घर अपने घर में। ठीक है, तो भारत की सलाह पर अपॉइंट कर दिया किसने, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। ठीक, इसके बाद अगली जो डेट है वो आती है आपकी 26/1/1950। और इस तारीख पे क्या हुआ, जो CR है हमारे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो है वो पोस्ट से खत्म ही पोस्ट ही खत्म हो गई, और यहाँ से पोस्ट किसकी आ गई, हेड ऑफ स्टेट यानी कि प्रेसिडेंट हो गया हमारा। हेड ऑफ स्टेट क्या बन गया, प्रेसिडेंट बन गया। और ये कौन बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन गए, ये बन गया हमारे प्रेसिडेंट। तो ये हेड ऑफ स्टेट वहां में लिख के तो बता देंगे, अगर सर कोई ओनली पूछा मैं तो हम इससे ये पूछेंगे डबल है वो कैपिटल एस की स्मॉल एस। नहीं सर ओनली पूछे उस टाइम हम क्या बोलेंगे, ये बात जब आपसे ऐसा कोई पूछता है हां कि चलो मैं ऐसा पूछता हूँ कि प्रधानमंत्री जो है वो इंडियन स्टेट में बड़ा अच्छा काम है, आप कैसे करेंगे, मतलब पहली लगा दे प्रधानमंत्री है, यानी पूरे देश की बात हो रही है, इंडिया पूरा देश एक स्टेट हो गया, तो इसमें सोचने वाली क्या बात होगी, कैपिटल स्टेट किसमें स्टेट। अब हम पूछोगे कैपिटल की बात कर रहे स्मॉल की, तो पहले जब मैं पूरे इंडिया की बात कर ही रहा हूँ तो काहे छाट लोगे। लेकिन अगर आपको स्टेटमेंट कोई मिलती है, लिखी क्वेश्चन मिल रहा है अगर सर ये क्वेश्चन हो तो वहां पे स्पेलिंग पूछ ली होगी, क्या अगर इंडिया या किसी पर्टिकुलर स्टेट के बारे में बात करेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे हां सर क्वेश्चन दे रहे स्टेट का हेड कौन है, तो आप पूछेगा फिर पर्टिकुलर किसी स्टेट की बात होगा। अगर वो नहीं पूछ रहा तो आपका सीधा आंसर होगा इंडिया के, क्यों इंडिया की बात कर रहा है। तो सर उसमें स्मॉल और कैपिटल हां सर वो पूछ रहा हूं मतलब ये देखो, ये संभावना है कि ऐसा हो सकता है कि वो सीधा स्टेट लिख देगा, तो आपको वहां यही तो जजमेंट बताया है कि अगर वहां पे स्टेट का एस स्मॉल में मिले तो वो किसी राज्य की बात कर रहा है। अगर वो राज्य की बात कर रहा है तो वहां पे वो ऑप्शन देगा 4-5 राज्यों के, ठीक है। और अगर वो बात कर रहा है देश की तो फिर कैपिटल एस मिलेगा, और अगर देश की बात होगी तो वहां तो ऑप्शन आएंगे ही नहीं, फिर तो नाम आएंगे किसी के। भाई देश के हेड की बात पूछ रहा है मान लो हमसे, तो नाम ही दे सकता है ना वहां पर, तो इंडिया के रेंज में कौन सा देश दे देगा। जब इंडिया के लिए क्वेश्चन पूछ रहा होगा उसका आंसर इंडिया होना है, तो ऑप्शन क्वेश्चन ही डिसाइड नहीं हो पाएगा, तो नाम पूछेगा और नाम से आप अंदाजा लगा लोगे। अगर रामनाथ कोविंद है और कुछ और पुराने प्रेसिडेंट के नाम है तो पूछ रहा है कि हमें प्रेसिडेंट यानी कि पूरे इंडिया के बारे में बात कर रहा है। सर डिफेंस मिनिस्टर को बनाने की बात चल रही है क्या प्रेसिडेंट हो सकता है, राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह को रामनाथ को भी दिया है देख भैया राजनाथ सिंह माना मोदी जी बड़े खुश हैं उससे, लेकिन ऐसी उम्मीद नहीं है। चलो हम भी देख ही लेंगे। जो आपने बीच नाम लिया था ना कि मेरे चांसेस इसके लग रहे हैं, अभी कुछ टाइम पहले आप स्टार्ट कर रहे मोहन भागवत मैं दिल ले रहा हूँ, आरएसएस का हेड है, मुझे पूरे चांसेस उसके लग रहे हैं। लेकिन ये चांसेस मैंने बताया 1-1.5 साल पहले मैंने सोचा जब लग रहे थे। आजकल मोदी जी में और मोहन भागवत में बहुत ठनी पड़ी, बहुत बिगड़ी पड़ी है, बिगड़ चुका है, तो मत कह नहीं सकते। और भैया मोदी जी की गाड़ियाँ मोहन भागवत कौन है, छोटी बड़े लेवल पे छोटी बना। वाइट सी। हम जैसे कहा होगा कि उनके बारे में सर मोहन भागवत है कौन सी? ये तो रिकॉर्ड कर यहाँ तक कैसे समझ में आया। चलो अब बात करते हैं एक शब्द जो है आखिरी बचा हुआ, रिपब्लिक।
रिपब्लिक क्या होता है? अब जरा बताओ कि रिपब्लिक क्या है? रिपब्लिक क्या होता है? देखो, रिपब्लिक का मतलब सीधा यही है कि गणों का तंत्र, ठीक है, जहां सभी जो जनता है उनका तंत्र हो, उसे बोलते हैं गणतंत्र, ठीक है। तो गणतंत्र से संबंधित क्या मतलब, यानी कि जितनी प्रॉपर्टी होगी वो सब किसकी होगी? पब्लिक की। हर प्रॉपर्टी पब्लिक प्रॉपर्टी। आपका घर पब्लिक प्रॉपर्टी, आप अपने घर को प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं कह सकते, पब्लिक की प्रॉपर्टी। लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं कि आप किसी घर में घुस जाओ, भाई पब्लिक बोल रहे हैं पब्लिक प्रॉपर्टी, ऐसा भी नहीं कर सकते, ठीक है। सरकार, आपने सरकार से वो ले रखी है, सरकार को जब जरूरत पड़ेगी अपनी प्रॉपर्टी की आपसे वापस दे लेगी, कोई मैंने कोई सरकार को जहाँ तुम रहते हो, मान लो सरकार को लगा अंकुर का जो घर है वो घर पे पार्क करना चाहिए यहाँ के लोगों के लिए, सरकारी बनाओ, तो आपके पास सरकार आएगी, बोलेगी अपना घर खाली करो, आपने सरकार को दे सकती है, और आप बोलोगे ना मैं नहीं कर रहा हूँ, बोलेगी हम पूछ रहे हैं, बता आपको मुआवजा मिलेगा, आपका रेट मिलेगा प्रॉपर्टी का, बल्कि रेट भी आपको 4 गुना बढ़ा करके आपको देंगे, इतना पैसा लो और अपना ये सब ये चीज ना मेरी जिस यहाँ पे मैं रहता हूँ उसके आगे ही घर है, वो करीब 500 गज का था, वो जीडीआई में कड़ी खाली करवा देते हैं, अपना काम करते हैं, क्योंकि उनको जिस चीज की जरूरत पड़ेगी प्रॉपर्टी का, सरकार की होगी, आपकी नहीं देगी। रूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 9th शेड्यूल, ये कहता है लैंड रिफॉर्म्स के बारे में, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कानून बनाया था कि लैंड रिफॉर्म्स के अंदर आने वाला कोई भी कानून जुडिशियल रिव्यू के अंदर नहीं जा सकता, यानी कि कोई भी कोर्ट में जस्टिस है ही नहीं है, तो कोई कोर्ट बात नहीं कर सकता। तो सर सरकार ऐसे बोलते हैं मतलब मुआवजा ना देंगे ना पैसे देंगे, वैसे कानून में मुआवजे की बात लिखी गई है, लेकिन मुआवजे में सब लिखा गया वो मुआवजा नहीं है, वो उचित मुआवजा है, ठीक है, बल्कि उसको उचित मुआवजा में लिख करके वो लिखा गया क्या नाम का, ये रिम्बर्समेंट करना, रिम्बर्स करेगी, मुआवजा ने रिम्बर्स करेगी आपको, क्षतिपूर्ति करेगी आपको, जो आपका मकान है उसकी क्षतिपूर्ति करेगी। मतलब टाइम भी तो देते होंगे ना, टाइम जैसे जीडीआई हमारे घर लेके पूरा के हम आपके घर की आप समझ देंगे आपको, इतने घर में खाली कर दो, ये थोड़ी घर में मुझे बर्तन फेंक के निकालने के बाद बात ही कुछ नहीं, समझ देंगे इतने घर खाली कर दो, और वैलिड रीजन बताएंगे आपको। अच्छा, बाकी सर हमें फिर अगले कहाँ लेना है वो तो खुद वो आपकी मर्जी है, पूरी इंडिया में कहीं भी लो, पूरे इंडिया में कोई दूसरे को खाली करो, वो जगह आपको खाली करना पड़ेगा, क्योंकि वो जगह सरकार की नजर में सरकार को चाहिए किसी भी पर्पस, लेकिन पर्पस का मतलब ये नहीं किसी मंत्री का मन के में अपना बंगला बनाना, ऐसा नहीं सकता, कोई भी सार्वजनिक पर्पस होना चाहिए जिससे जनता का भला हो रहा है। खेतों में टावर लगे थे वो लाइन खुली वाली, ऐसा कोई काम हो, अगर जनता का भला नहीं हो रहा तो जमीन नहीं दे सकती है, ये नहीं है। पता लगा मुख्यमंत्री है, कोई हेड मिनिस्टर कुछ भी है, वो कह रहा ना भाई ना मेरे को यही चाहिए था, वहां पर भी ठीक है। तो अगर एक रिपब्लिक की बात करें, रिपब्लिक स्टेट के कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होंगे जरा बताओ, एक रिपब्लिक स्टेट की क्या क्या खासियत होती है? अगर आप रिपब्लिक हो, रिपब्लिक तो हो ना, उसको कहते हैं ना बड़े गर्व से, मैसेज भेजते हो 26 जनवरी हैप्पी रिपब्लिक डे, तो जरा ये बताओ रिपब्लिक डे की मतलब रिपब्लिक डे जो है या रिपब्लिक जो है, रिपब्लिकन सिटीजन के तौर पे आपकी क्या वैल्यूज, आपको क्या क्या हक मिले हैं बताओ। एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग हर चीज मिल जाती है, मतलब जो इंसान जिस ये एलिजिबल है ऐसे ही मतलब जो पॉपुलर यहाँ पे ऐसा कह सकते हो कि नो प्रिविलेज क्लास, यानी कि कोई जन्म से ही निर्धारित नहीं होगा कि कौन इंसान कौन बनेगा,
उसकी काबिलियत पे हुआ। अगर आपके अंदर काबिलियत है डीएम, एसडीएम, कलेक्टर बनने की तो आप बनोगे, ऐसे नहीं कलेक्टर का बेटा ही कलेक्टर बने। क्लियर? तो नो प्रिविलेज क्लास राजा वही बनेगा का सिस्टम है। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। पॉपुलर सॉलिडिटी यानी कि आप सबके हाथों में संप्रभुता होगी। आपका मन है आपको क्या करना है, आपका मन है आपको कैसे करना है, ठीक है? आप सब समझदार हो, तो सॉलिडिटी आपके हाथों में है, आप आजाद हो अपने, आप खुद के प्रभु हो, ठीक है? हेड ऑफ स्टेट जो होगा, जैसे कि हमारे देश में हेड ऑफ स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट जो होगा वो इलेक्शन के द्वारा चुना जाएगा और एक आम आदमी भी प्रेसिडेंट बन सके, कोई भी आम आदमी। आपकी एज अगर 35 साल पूरी हो चुकी है, आप भारत के नागरिक हो और साथ में एक कंडीशन हो कि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस ना हो, तो आप राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ सकते हो और राष्ट्रपति बन सकते हो, कोई मतलब बात वो भी तो रहेगा, आपने या तो लोकसभा की मतलब सदस्य बनना हो या राज्यसभा, उसका भी तो है ना। हर समय रूल ये होते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनना तो आपको 30 साल उम्र चाहिए, लोकसभा का बनना तो आपको 25 साल। नहीं पता इसमें प्रेसिडेंट के इलेक्शन प्रेसिडेंट के लिए मतलब राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य बनने के लिए एलिजिबल पर्सन हो वो। ऐसा वो डायरेक्ट बना दे, अच्छा दीजिएगा मैं उसकी बात ही कर रहे हैं। इसकी क्या कहना चाह रहा है? वो indirectly जैसे मतलब कोई बनता है उसके लिए 6 महीने के अंदर अंदर उसको एक हाउस का कैंडिडेट बनना होता है, तो ये वो अलग चीज है, वो मिनिस्टर के लिए। ये इसके लिए कुछ प्रेसिडेंट के लिए ऐसा होगा, प्रेसिडेंट को लेगा, प्रेसिडेंट को ऑटोमेटिकली हाउस में बराबर है। भाई प्रेसिडेंट का पार्ट है ना सभी उसका, पार्लियामेंट का। डायरेक्ट बन सकता है। डायरेक्ट बनेगा, कुछ भी बोला भाई प्रेसिडेंट तो पार्ट है पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट जो बनती है 3 पार्ट से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। आप प्रेसिडेंट को उससे अलग नहीं कर सकते, ठीक है? ध्यान समझ में आया? अब देखो आप किस तरीके से एक मोनार्की से रिपब्लिक में कन्वर्ट होते हो। मान के चलो जैसे ये हिस्सा हो गया आपका और मैं इसको, आपने रीडिंग पढ़ी होगी थोड़ी बहुत, तो उससे आपको समझ आ जाएगा। इसको आप मानो ये है आपका मोनार्कियल स्टेट, ये बात इतना हिस्सा मोनार्कियल स्टेट है। मोनार्की का मतलब ऐसे मान के चलो जहां राजतंत्र होता है, जहां राजा का राज हो, वो है मोनार्की स्टेट। और ये वाला जो हिस्सा हो गया, ये हिस्सा, इस हिस्से को आप मान के चलो ये आपका डेमोक्रेसी, ये हो गया आपका डेमोक्रेसी। मोनार्की और रिपब्लिक, ये हिस्सा इसमें आपका बनेगा रिपब्लिक। और ये कैसे बनेगा ये समझना। देखो मोनार्की का है यानी कि आप पहले राजतंत्र में थे, राजतंत्र जो हो गया उसको तोड़ना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि राजा का मामला चल रहा है, लेकिन जो प्रजा है वो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी की बात कर सकती है। तो राजतंत्र से आप कन्वर्ट हो जाओ किसमें? डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी का कुछ हिस्सा ऐसा हो सकता है जहां पर राजा भी हो और जहां पर रिपब्लिकन भी हो, गणतंत्र भी हो, गणतंत्र बने, और वहीं से आप कंप्लीट रिपब्लिक के लिए ट्रांसफर हो सकते, ठीक है? तो इसको अगर समझे हम कि राजतंत्र से आप जनतंत्र में कह जाओगे, इससे वो थोड़ा सा और खुल के समझाओ तो आपकी कंफ्यूजन पूरी मिट जाएगी। बहुत सारी अभी नाम बता रहा हूँ, सब कंट्री को लिस्ट लिखवा दूंगा कौन कौन सी कंट्री ऐसी हैं एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है? देखो हम पहले बात करेंगे मोनार्की से कि मोनार्कियल स्टेट, और मोनार्कियल स्टेट से हम बात करेंगे डेमोक्रेसी में कैसे कन्वर्ट होगा, डेमोक्रेसी, ठीक? अब अगर बात करें तो जहां पे एक सिस्टम होता है एब्सोल्यूट मोनार्की होने का, यानी कि पूर्ण रूप से राजतंत्र, और अगर इसमें बात करें ये हो गया हमारा एब्सोल्यूट मोनार्की, पूर्ण रूप से राजतंत्र होगा। और पूर्ण रूप से राजतंत्र होगा तो उससे आप कन्वर्ट कहां जाओगे? मिक्स्ड मोनार्की में जाओगे। जहां से कन्वर्ट हो पाएगा क्या होगा? मिक्स्ड मोनार्की में जाओगे। मिक्स्ड मोनार्की ऐसी जहां पर कंप्लीट राजा का राज के साथ में
कोई मंत्री प्रधानमंत्री यानी कि सभा भी हो, जैसे कि आपका इंग्लैंड वाला सिस्टम चलता है, वहां राजा तो आज भी है लेकिन डेमोक्रेसी भी चलती है, प्रधानमंत्री भी है, पार्लियामेंट भी बैठती है, मंत्रीगण भी है, वहाँ हेड ऑफ स्टेट वही है। वहां हेड ऑफ स्टेट भी हो, ठीक है। और हाँ क्या एब्सोल्यूट में कंप्लीट राजा का राज है। जैसे आप एग्जांपल को मान के लो सऊदी अरब, सऊदी अरब में राजा होता है। एक एग्जांपल आप मान लो नॉर्थ कोरिया, तानाशाही राजा है नॉर्थ कोरिया में। और एक एग्जांपल मान लीजिए आप वेटिकन सिटी, बहुत छोटी सिटी है वेटिकन सिटी, वो ये सारे क्या पूरे राजतंत्र में आज यहाँ पे राजा ही चलता है। इसके बाद वाला जो हो गया आपका मिक्स्ड मोनार्की। तो मिक्स्ड मोनार्की आप कैसे समझोगे, यानी कि राजा के पास कुछ अधिकार है और साथ में क्या है संसद यानी पार्लियामेंट भी आपकी है। राजा के पास भी अधिकार है और पार्लियामेंट भी आपकी है। तो जैसे ये इससे हो जाते हैं लाइक जॉर्डन, ओमान, ये ऐसे इससे हो जाते हैं। यहाँ पे राजा भी है और पार्लियामेंट भी दोनों काम करते हैं। इसके बाद आप मिक्स्ड मोनार्की से शिफ्ट होते आप कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। सर इसका एग्जांपल क्या है? जॉर्डन, ओमान मान लो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की यानी कि संविधान के साथ आपके पास में क्या है राजतंत्र है। और इसी को ही हम कन्वर्ट कर लेते हैं मोनार्कियल डेमोक्रेसी में भी। इसी को हम मोनार्कियल डेमोक्रेसी भी मानते हैं कि मोनार्कियल डेमोक्रेसी है। और यहीं से ये कन्वर्ट होकर कहा जाती है किसको मानते हैं मोनार्की है? इसको ही कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है तो मोनार्कियल डेमोक्रेसी, क्योंकि डेमोक्रेसी नहीं आ सकती यहाँ पे संविधान, ठीक है। और इसके बाद आ गया आपका रिपब्लिकन डेमोक्रेसी। ये वाला इसके बाद कन्वर्ट आप हो जाओगे रिपब्लिकन डेमोक्रेसी में आप कन्वर्ट हो जाओगे। तो ऐसा मान के चलो कि आप जो मोनार्कियल सिस्टम है, मोनार्कियल सिस्टम से आप कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में भी शिफ्ट हो सकते हो। सिंपल सी बात है। देखो राजतंत्र मान लो कहीं पर राजतंत्र है, राजतंत्र से आप सीधा का सीधा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में हो, क्योंकि राजा क्या कहेगा भाई एक काम को संविधान बना दो, बन सकता है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। और ये एब्सोल्यूट मोनार्की में तो चल ही रहा है, ये बात मानते हो, ठीक है। यही हिस्सा मिक्स्ड मोनार्की में चल सकता है, नहीं चलेगा? क्या ठीक है भाई थोड़ा सा राजतंत्र को ढीला कर देते हैं, आप लोग थोड़ा सा संसद में रख लो, संविधान बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसा मामला ही बन सकता है, ठीक है। और अगर आपको जाना है एब्सोल्यूट मोनार्की से आप सीधे कहां जा सकते हो रिपब्लिकन डेमोक्रेसी में। कहते हैं राजतंत्र खत्म करो और हमें क्या चाहिए सीधा रिपब्लिकन चाहिए हमें, यानी कि हमारा देश है सबसे बड़ा एग्जांपल। तो देखो अगर इनकी बात करूं कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की की, तो ऐसे देश हैं जैसे लाइक यूके, कॉन्स्टिट्यूशन है यूके में लेकिन नॉन रिटर्निंग है तो सही, और वहां पे राजा का भी राज है। नॉर्वे ऐसा देश है, स्वीडन ऐसा देश है, डेनमार्क ऐसा देश है, और क्या कहते हैं आपका ये है ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इनको बोलते हैं, यानी कि मोनार्कियल डेमोक्रेसी। इस हिस्से यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन तो है लेकिन राजा भी है, और राजा कह रहा है ठीक है जनता डेमोक्रेटिकली जी सकती है, कोई बुरी बात है। देखो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेसी का असली मतलब है जनता की आवाज, जनता आजाद है अपने लिए काम करने के लिए। अब ये सोचो आप इंडिया में बैठे हो, तो आप इंडिया में बैठे हो, बहुत सारे लोग एग्जांपल देते हैं, अरे इंग्लैंड देखो वहां की लाइफ कितनी बढ़िया, वहां लोग आजाद हैं। अगर कभी आपको लंदन जाने का मौका मिले तो वहां की लाइफ के बारे में बताता हूँ। देखो लंदन में क्या होता है, तो यहाँ पर आप डेली डेली क्या करते हो कि शाम हुई दिन हुआ या कभी अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जाकर मिलिए बात करो। वहां का थोड़ा कल्चर अलग होता है, और कल्चर अलग है। वहां के लोग मंडे टू सैटरडे बल्कि फ्राइडे खूब जी लगा काम करते हैं, पढ़ाई का सब कुछ करते हैं। और जितनी भी सैलरी होती है वो एक दिन में खर्च कर देते हैं, ऐसे कुछ है ना? ऐसा भी तो नहीं है कि एक दिन में खर्च कर दे, मतलब सर वो लेकिन जब उनका दिन होता है, मान लो सैटरडे संडे का दिन आया, अब सैटरडे संडे उनका दिन है, काम से छुट्टी, स्कूल कॉलेज छुट्टी, तो वो लोग निकल जाते हैं सड़कों पे। उससे पहले इसलिए वहां पे ट्रैफिक कम मिलता है, वो सड़कों पे निकल जाएंगे और खूब
घूमेंगे फिरेंगे। ट्रैफिक कम मिलता है। अब एक बात बताओ, मंडे से लेकर फ्राइडे तक हाँ जो लोग ऑफिस वाले अपने ऑफिस में बैठे खूब जी लगा के काम कर रहे हैं, ठीक है, पढ़ाई वाले अपने पढ़ाई कर रहे हैं खूब अच्छे तरीके से, सारे काम चल रहे हैं, तो सब ज्यादा व्यवस्था है। कुछ लोग अपने घरों में बैठे हैं तो सड़कों पे लोग कम निकले, ट्रैफिक कम रहेगा। सैटरडे और संडे का दिन होता है वहां पर, वो काम के आजादी देते हैं, उस दिन ना कोई काम करना, कुछ फिर हमारी छुट्टी है। उस दिन रातों रात सड़क पर रातों रात भरे पड़ते हैं, कोई डिस्को कर रहा है तो कोई कहीं जा रहा है, कोई गेम खेल कुछ भी कर रहा है। वो 2 दिन खुल के जीते हैं, क्या वो कपड़े भी खोलते हैं, अलग बात है, जिनको आपके यहाँ हमारे यहाँ की सभ्यता में बदतमीजी कहा जाता है, ठीक है, लेकिन वहाँ की सभ्यता ऐसी है, इसमें कोई गलत बात नहीं उनके लिए। 5 दिन का मतलब 2 दिन में। तो 2 दिन वो खुल के जीते हैं, सबको पता होता है, गर्लफ्रेंड हो बॉयफ्रेंड हो, घूमो फिरो मूवी जाओ, जो करना है करो, फिर वो उसी कल्चर में वापस आते हैं, लेकिन सर वो 5 दिन बहुत अच्छे से उन्हें पूरा तरीके से मैनेज करते हैं। लेकिन अगर आप देखो ऐसे, आप देखो जापान को, जापान क्या करते हैं, जापान के लिए दिन रात का मतलब नहीं है, जापान में जिसको जो काम दिया गया है वो वैसे ही काम करता है। मतलब कि अगर जापान के साइंटिस्ट को बोल दिया कि आपको रिसर्च करनी है, फिर वो इतने बावले लोग हैं, इतने बावले होते हैं कि अगर उन्हें काम करते हुए 4 दिन भी हो गए और सोए नहीं है, वही देखिए डेट कितनी होगी ना, वो लगे रहते अपने काम में। और जापान में तो मान लो भूकंप आ रहा है, वहां की बिल्डिंग तो हिलेंगी, तो इंडियन तो छुप जाए, क्योंकि वो कहते हैं ना नॉर्मल है, रोज आते हैं, तुम काम करो, वो काम करने के लिए पागल है जापान। और जापानी लोग इसलिए अपने साथ में तकिया लेके चलते हैं, जापानी लोग हमें कुछ मिले ना मिले तकिया जरूर मिलेगा, पोर्टेबल तकिया तुम साथ में आता है। मान लो किसी बेंच पे बैठे पार्क में और उनको लगा नींद आई है, वो तुरंत सो जाएंगे, क्या वो ऐसे बेंच पे रखे नीचे लेटे, जैसे मैं सो जाएंगे। और बाहर जब वो सो रहे हैं तो वहां की जो पुलिस प्रोटेक्शन है उन्हें सेफ प्रोटेक्ट करेगी, कुछ ही नहीं लगता मैं सोते सोने दो उसको, थका हुआ आदमी सो जाएगा, क्योंकि थकान पूरी हो उठेगा, अपना काम कर जाएगा, आगे कर जहां उनको जगह मिलते सो जाते हैं, काम में इतने एंगेज रहते हैं। और यहाँ क्या होता है 10 बजे ना कल हुआ निकलो। और देखो जापान के लोगों का डेडिकेशन, एक लड़की ने बोला कि मुझे पढ़ना है, और उसका जो घर है वो शहर से दूर था बहुत ज्यादा, तो जापान ने उस लड़की को स्कूल लाने ले जाने के लिए स्पेशल ट्रेन चला दी कि लड़की जाएगी, रोज लड़की के वहां ट्रेन पहुंचेगी, उसे गांव पूरी डिटेल्स लड़की के लिए। पूरी ट्रेन स्पेशल डाली कि लड़की को पिक एंड ड्रॉप करेगी, सरकार ने पूरा खर्चा उठाया और लड़की को पढ़ाया। और यहाँ बोल रहे पढ़ना, अजी स्कूल तोड़ देंगे, अजी कहाँ करोगे, ऐसा कर ले वैसा कर ले, हम तो वीडियो पे ऐसी कैसी बातें कर देते हैं लोग। और आपके को आपके घर में ऐसी बातें मिल जाएंगी, हम तो पहले लाइट ना थी तो लैंड टेन रोशन पढ़ गए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप डंडा तो गलत पढ़ो जनाब, यानी कि आपने पढ़ लिख के जो खासियत कमाई है, या आपने अच्छी स्टेटस बनाया तो उसको हम तोड़ दें, यही चाहते हो कि अब लाल टेन में पढ़े, तो एक तरीका है, सिस्टम है। क्या इसके बाद अब बात करेंगे रिपब्लिकन डेमोक्रेसी की, और रिपब्लिकन डेमोक्रेसी में या उससे पहले अगर मैं देखूं, हाँ पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है, ठीक है, तो देखो पाकिस्तान में रिपब्लिकन डेमोक्रेसी पूरी की पूरी, रिपब्लिक पाकिस्तान की, हाँ बस खत्म हो गया था, खत्म हो गया। उसके बाद अगली क्लास चलेगी, उसमें नया टॉपिक है, वो सब अलग अलग, वो तो विकास से लेंगे ना, विकास से लेंगे उसमें मैं। तो रिपब्लिकन डेमोक्रेसी में आप देखो समझो, आपका आते हैं यूएस से आता है, तो पूरी रिपब्लिकन डेमोक्रेसी, चार देश का नाम देखो, ब्राजील है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, रशिया है, स्विट्जरलैंड है, और आपका फिनलैंड है। इधर की बात करें तो इधर एशिया में आपका इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, श्रीलंका है, ये सारे रशियन उसमें आ गए, ठीक है। और आपका मोनार्कल डेमोक्रेसी में जो मैंने बताया था आपको, मोनार्कल डेमोक्रेसी, उसके अंदर आपका ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, कनाडा आ जाएगा, कनाडा, और ये भूटान, म्यांमार, ये सारे सारे मोनार्कल डेमोक्रेसी, क्योंकि यहाँ पर राजा का भी राज है और गणतंत्र को कॉन्स्टिट्यूशन भी और वो भी चलता है, ठीक है। तो समझ में आया? चलो, तो आज हम ये कह सकते हैं रूप से आपका ये मुद्दा खत्म हुआ, ठीक। और कहने को इसमें हल्का से एक चीज बची हुई है,
प्रेसिडेंट को फॉर्मल सेंस में अगर हम कुछ कहना चाहे तो हेड ऑफ स्टेट कह सकते हैं, या पॉपुलर सॉवरेन कह सकते हैं, नॉन फेडरल क्लास कह सकते हैं, या पब्लिक ऑफिसर भी कह सकते हैं। ऐसा कुछ कह सकते हैं इन सब चीजों को, ये इनके नाम है, तरीके हैं, ठीक है।